राहुल गांधी इसीलिए लीडर नहीं है क्योंकि वो अच्छे लोगों का एडवाइस नहीं ले सकते। पर क्यों नहीं ले सकते? देखो, कोई बीजेपी में आए या ना आए, कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। क्या पॉलिटिक्स में इज इट ट्रू कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त? हो सकता है। क्या आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नो वन इन बीजेपी इज करप्ट? Nobody can say that. We are a party which is 18 crore strong. Yeah. कांग्रेस को वही दुनिया पसंद थी। बोरी भर भर के नोट आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितने पार्टी ऑफिस में रखे जा रहे हैं, कितने किसी के घर में जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाउ डर्टी इज पॉलिटिक्स? Well, I've heard it's very dirty. डू यू नॉट थिंक कि बीजेपी ने सीबीआई को, ईडी को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो हमने ईडी नहीं बनाई। एट अ टाइम जब हमें पता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा अपोजिशन है, सबसे बड़ा अपोजिशन तो वही है। पहली बात तो मैं मानती नहीं हूँ कि कांग्रेस इज द ओनली ऑपोजिशन। श्योर, आई डोंट एग्री। श्योर। आपकी ही पार्टी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अवधूत वाघ, ही हैज मेंशन्ड दिस कि पीएम मोदी विष्णु जी के 11वें अवतार हैं। उसका ओपिनियन है। Did the party say it? Did the BJP handle tweet? Isn't that a big thing? And shouldn't he be fired? For what? For saying that he considers somebody who's like God. Yeah. नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज से कुछ ही दिनों में भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन शुरू होने वाला है। दिस वुड बी द वर्ल्ड्स फेस्टिवल फॉर डेमोक्रेसी। वाई वर्ल्ड्स? बिकॉज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी और इसीलिए आज का एपिसोड हमने किया है विद मिस चारू प्रज्ञा। चारू प्रज्ञा जी एक लॉयर है, बीजेपी की नेशनल मीडिया पैनलिस्ट है और स्पोक्स पर्सन है। इस कॉन्वर्जेशन में हमने कई सारी चीज़ों पे बात की। वी टॉक्ड अबाउट CAA, वी टॉक्ड अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वी टॉक्ड अबाउट आम आदमी पार्टी, वी टॉक्ड अबाउट कांग्रेस एंड अबव ऑल वी टॉक्ड अबाउट कि मोदी जी आखिर है कौन, बीजेपी की एक फिलॉसफी क्या है। ये कॉन्वर्जेशन उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि है। इसके पहले हमने एक पॉडकास्ट कांग्रेस स्पोक्स पर्सन दीपक झा जी के साथ भी किया था। आज का कॉन्वर्जेशन एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के साथ है। तो आई होप सो इन दो कॉन्वर्जेशंस के थ्रू, इन दो पॉडकास्ट के थ्रू आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है। चारू प्रज्ञा जी ने इस कॉन्वर्जेशन के दौरान मुझे ये भी समझाया कि वाई शी इज़ अ प्राउड संघी। आई ट्राइड टू डिबेट वेरी हार्ड विथ हर, बट देन चारू प्रज्ञा जी एक बहुत ही अमेजिंग लॉयर है एंड हर डिबेट स्किल्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो शायद मैं डिबेट हार गया, बट देन आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कॉन्वर्जेशन दैट वी हैव हैड, क्योंकि वो जितनी फ्रेंडली है, जितनी काइंड है, उसी के साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी है। शी अंडरस्टैंड्स इंडियन पॉलिटिक्स वेरी वेल एंड इस पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने पॉलिटिकल सीक्रेट्स भी हमारे साथ शेयर किए। सो आई होप सो आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आएगा। लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। चारू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। शो का नाम है आवारा मुसाफिर। आज आपकी जर्नी को जानेंगे। आवारा मुसाफिर का पर्पस है कि काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्मल बातें हैं उन्हें इनफॉर्मल तरीके से करना। सो वेलकम ऑन द शो फर्स्टली मैम। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते और धन्यवाद जी। मैम, फर्स्टली मैं तो ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन बनने तक की जर्नी, हाउ डिड दिस हैपन? बीजेपी के साथ में डिड योर आइडियोलॉजीज मतलब हमेशा से मैच करती थी या ओवर टाइम यू चोज बीजेपी बिकॉज जो भी देश में हो रहा था विद द अपोजिशन एंड एवरीथिंग? सो वाई बीजेपी एंड वाई नॉट कांग्रेस? पहली बात तो मैं थ्रू एंड थ्रू सनातनी हूँ। मैं आर्य समाजी हूँ। मेरे घर में रोज सुबह यज्ञ होता है। तो कुछ धर्म की बातें हैं, कुछ संस्कार हैं, कुछ हमारे ऐसे सोच हैं जिनके साथ मैं अपना पूरा जीवन जी हूँ। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई बीजेपी। ओके। दूसरी बात यह है, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ जिसने वर्दी पहनकर पूरी जिंदगी देश की सेवा करी है जी। अनदर रीज़न बीजेपी, नेशन फर्स्ट। ओके। तो कांग्रेस कभी उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में था ही नहीं। मुझे नहीं लगता बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प या कोई और ऑल्टरनेट मेरे लिए हो सकता था। बट वाई पॉलिटिक्स इज़ अ बिगर क्वेश्चन, राइट? बिकॉज मैं वकील हूँ एंड मैं इस टाइप की वकील थी कि जितना मेरा काम होता था उतना ही मैं अखबारों से मतलब रखती थी। पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था जी। बट आई थिंक पॉलिटिक्स फाइंड्स यू, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आप पॉलिटिक्स को नहीं चुनते, वो आपको चुन लेती है। बिल्कुल। एक अच्छा पॉलिटिशियन कौन होता है?
एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो सबसे पहले अपना एंड गोल क्लियर रखता है. यू आर हियर टू सर्व, दैट्स इट, दैट्स योर एंड गोल, यू आर हियर टू सर्व. उसका मतलब ये नहीं है कि आपके खुद के एम्बिशन नहीं हो सकते. उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच सकते. लेकिन ऑल ऑफ दिस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सर्विंग पीपल, सर्विंग सोसाइटी. और इस हिसाब से मुझे लगता है कि राइट नाउ वी आर इन द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो सर्व करने आए हैं, सेवा करने आए हैं. आई लव दैट. ओके, आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस इसके बारे में जब हम थोड़ा और पॉडकास्ट के अंदर चले जाएंगे इस कॉन्वर्सेशन में. मतलब ये पॉडकास्ट हुआ उसके पहले आई वॉज विद बर्फी एंड क्वीन लूसी. आई थिंक सो लूसी वॉज ऑन माई लैप कंटिन्यूस. आप आए उसके पहले जस्ट वो हमारी बेटी महारानी है. वो नीचे नहीं बैठती. फॉर एवरीबडी एल्स लूसी इज माई लिटिल डॉग. सो लूसी नीचे नहीं बैठती, वो लोगों की गोदी में ही बैठती है. जी, उनके साथ में किस तरह का रिलेशन है? हाउ डू मतलब आर यू वेरी फॉन्ड ऑफ देम? ऑफ कोर्स दे आर लाइक माई चिल्ड्रन. लाइक माई चिल्ड्रन भी नहीं बोलना चाहिए, दे आर माई चिल्ड्रन. आई रेज देम. और लूसी और बर्फी दोनों बहुत प्यारे हैं. बर्फी बहुत ज़्यादा बदमाश है. लूसी बहुत ज़्यादा प्यारी है. लेकिन वो प्यार में कितनी स्टबन है आपको पता भी नहीं चलता. तो उसका नाम मैंने इसीलिए क्वीन लूसी द वैलियंट ऑफ नार्निया रखा हुआ है. बट देन यू आर वेरी यंग इन योर हार्ट. मतलब अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, यू आर वेरी बबली, यू आर वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग विच वी डोंट एसोसिएट विथ योर जनरेशन. Young in my heart and old in my mind. Does that make sense? How does that person, शायद हमें हिंदी में करना चाहिए, हमारी ऑडियंस हिंदी है, ऐसा इंसान पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? बिकॉज जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं इट इज़ वेरी इंटेंस, वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो होती है, पीपल आर शाउटिंग एंड एवरीथिंग. हाउ डिड पॉलिटिक्स हैपन एक्चुअली? बिल्कुल, पॉलिटिक्स बहुत इंटेंस होती है. लेकिन पॉलिटिक्स में भी इंसानी तो होते हैं. और हर इंसान का थोड़ा सा डाउन टाइम होता है. आप किसी का भी देख लीजिए. अटल जी को देखिए, वो कविता करते थे. जी. आप मोदी जी को देखिए, जब वो किसी बच्चे से मिलते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं. तो होते तो सब नॉर्मली हैं एट द एंड ऑफ द डे. और जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स ने मुझको चुना है, मैंने पॉलिटिक्स को नहीं चुना. ये मेरा रास्ता है, यही भाग्य है. फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है मोदी जी के अलावा? अटल जी. ओके. सुषमा जी. क्यों? सुषमा जी पहले तो जिस तरीके से बोलती थी, चारू ठीक हो, मुझे वो बहुत प्यारा लगता था. ओके. उसके बाद एक मेरी रीसेंट मेमोरी में उनका एक फ़ोटो है जब वो विदेश मंत्री थी. एक स्टेज पर वो अकेली महिला खड़ी थी, साड़ी पहनकर, स्वीट सी, छोटी सी, and she was more visible than all the men on that stage. Right. I think I loved that about her. And she was nurturing. वो एक दुनिया जो पुरुषों की मानी जाती है, एक दुनिया जहाँ पर पहले कभी कोई भी महिला विदेश मंत्री नहीं बनी थी, उस दुनिया में थी, with her softness, with her nurturing nature, and she was fabulous. Okay. नेपोटिज्म को लेके, परिवारवाद को लेके आपके क्या ख्याल है? Nepotism. And I think so you know why I am asking you this question. Yeah. Why? बांसुरी जी, तो आई हैव टू आस्क यू दिस बिकॉज इट्स माई रोल, इट्स माई जॉब कि मैं आपसे थोड़े वो वाले क्वेश्चंस भी पूछूं जो कांग्रेस शायद चाहेगा आपसे पूछना. नहीं, बिल्कुल आप मुझसे ये बात पूछो. देखो, ऐसा है कि हो सकता है कि आपको आपके परिवार की वजह से कहीं एंट्री मिल जाए. उस एंट्री मिलने के बाद आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है. लेकिन अगर आप खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हो और अगर आप पॉलिटिक्स में हो, खास करके पॉलिटिक्स में हो, आप देश का नुकसान करोगे. ओके. आप जब लॉन्च री लॉन्च होगे, आप देश का नुकसान करोगे. इट्स लाइक सेइंग कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने बच्चे का एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन तो करा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको मेडिकल स्कूल से पास आउट नहीं करा सकता. जी. लेकिन क्या मैं अपने बच्चे को 20 साल तक मेडिकल स्कूल में रखूंगा इस उम्मीद में कि वो पास आउट कभी ना कभी तो हो जाएगा? ये राहुल गांधी की स्थिति है. उसको मेडिकल स्कूल में एंट्री तो दिला दी है, पास आउट वो नहीं हो पा रहा है. ओके. बाकी लोग आर पासिंग द टेस्ट. आपको कभी तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा. देखो, नेपोटिज्म वो होता है व्हेन यू गेट थिंग्स दैट यू डोंट डिजर्व. हो सकता है शुरू में आपको अपॉर्चुनिटी दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा मिले, बट हैव यू मेड यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड?
और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी से कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, आर यू डिजर्विंग ऑफ इट? ये बड़े सवाल है और ये मोदी जी पूछते हैं। वो यही तो कहते हैं ना बार बार कि पूरा पार्टी ही परिवार है या परिवार ही पार्टी है, दोनों में फर्क है। जी, पर फिर मोदी का परिवार क्यों कहा जाता है, बीजेपी का परिवार क्यों नहीं? वही तो मैं बोल रही हूँ, आपकी पार्टी आपका परिवार है या आपका परिवार आपकी पार्टी है, ये दो पोलर ऑपोजिट बातें हैं। कि मेरे साथ मेरे पिताजी अध्यक्ष हैं, मेरा भाई उपाध्यक्ष है, मैं महामंत्री बन जाती हूँ, अपने बच्चे को अगले अध्यक्ष के लिए लाइन में खड़ा कर देती हूँ। दिस इज व्हेन योर फैमिली इज द पार्टी। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। ओके, देन यू विल बी सर्विंग योर ओन इंटरेस्ट्स एंड देन आप अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो तो आप जनता के लिए, देश के लिए क्या कर पाओगे? ओके, एक पॉलिटिशियन को एक्चुअली, एंड दिस इज समथिंग जो मुझे जानना था, जब आप एक पॉलिटिशियन बन चुके हो, नाउ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक्चुअली? आपका देश के प्रति क्या रोल है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्ट्रिक्टली लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं होती हैं। और आजकल के समय में एक पॉलिटिशियन को अपनी जिम्मेदारी बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभानी पड़ती है। जब देश का प्रधानमंत्री कभी ब्रेक नहीं लेता, जब देश का प्रधानमंत्री दिन में 17 घंटे बिना आराम किए काम कर सकता है, जब देश का प्रधानमंत्री 10 साल तो आप देख रहे हो, उसके पहले भी सीएम थे सर, तो व्हेन यू हैव अ रोल मॉडल लाइक दैट, यू कैन नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन जो पार्ट टाइम हो, जो ये बोले ओके बाय अब मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, ओके बाय कोई बात नहीं, मेरी पार्टी का कोई सेलिब्रेशन है मैं नहीं आ पाऊँगा, ओके पार्लियामेंट में बजट पास हो रहा है मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। सो व्हेन यू से कि एक एमपी का क्या काम है, लेजिस्लेटिवली यस आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या ऐसा कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई बदलाव ला सकते हो, आपकी पार्टी के लार्जर एजेंडा पे क्या चीज़ है, आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, पार्लियामेंट में कुछ अच्छा बोल सकते हो। और जब आप अपने घर लौटो, और घर का मतलब मेरा अपने क्षेत्र लौटो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लौटो, क्या आप अपने लोगों के साथ जुड़े रह सकते हो, उनकी बातें समझ सकते हो, समझ के ये देख सकते हो आप उनका जीवन कैसे थोड़ा और सुधार सकते हो और वापस पार्लियामेंट जाके उनके लिए काम कर सकते हो। राइट, सो टेल मी समथिंग, आपने बीजेपी के साथ में अब इतना टाइम स्पेंड कर लिया, यू प्रीटी मच नो एवरीबडी, जो टॉप से लेके बॉटम लेवल तक है, काफ़ी लोगों के साथ में आपकी बातें भी होती है। क्या आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नो वन इन बीजेपी इज करप्ट? Nobody can say that. We are a party which is 18 crore strong. Yeah. मैं देखो, जब मैं बोलती हूँ पार्टी परिवार, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच अपने परिवार के भी हर एक इंसान से मिलती हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार में हर इंसान आपको सपोर्ट भी करता हो। ये ज़रूरी नहीं है आपके परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में हर इंसान बिल्कुल सीधी लकीर पर ही चलता हो। द सेम थिंग्स एप्लीकेबल इन द पार्टी, बट बाय एंड लार्ज आपकी पार्टी का दिल साफ है, आपकी पार्टी की नीयत सच्ची है, आपकी पार्टी की निष्ठा है जनता के लिए काम करना या नहीं, ये बड़े सवाल है। और जैसी लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप की वजह से नीचे तक जो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट होता है वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। जब मैं नई स्पोक्स पर्सन बनी, निर्मला जी ने मुझे एक बहुत अच्छी सी बात बोली थी जिसको मैं हमेशा याद रखती हूँ। तो मैं बॉम्बे से आई हूँ, तो आपको पता है मुंबईया हिंदी कैसी होती है ना, अपन पॉडकास्ट के बाद करेक्ट खाना खा कर आएंगे, हाँ। और इट्स अ लिटिल स्लैंग। सो जब मैं दिल्ली आई, मुझसे एक बार पूछा गया एक मीटिंग के पहले, क्या आप इस बैठक में अपेक्षित हैं? अपेक्षित है एब्सोल्युटली। तो मैं मराठी, मैं बॉम्बे वाली हिंदी बोलने वाली लड़की दिल्ली आई हूँ और मुझसे कोई पूछ रहा है आप अपेक्षित है, मुझे समझ में नहीं आया ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं। ऑफकोर्स उसके बाद मैंने सीखी हिंदी और इस वजह से मुझे अपनी हिंदी सुधारने का मौका मिला। तो ये बात मैंने ना निर्मला मैम को बताई। मैंने कहा मैम, आई वाज कम्प्लीटली शेकन, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे ऐसे लगा कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं। तो मुझे बोली कि देखो ऐसा है, जब आपको टीवी पे बात करनी है ना, आप लैंग्वेज की प्रोफेसर नहीं हो, आप वहाँ किसी को हिंदी सिखाने नहीं गई हो, आप वहाँ किसी को इंग्लिश सिखाने नहीं गई हो, आप वहाँ पर कम्युनिकेट करने गई हो। तो जिस भाषा में आपको बोल के कंफर्टेबल लगे आप उस भाषा में बात करो। आप इंग्लिश बोलो, आप हिंदी बोलो, आप हिंदी में 2 शब्द अंग्रेजी के बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। एंड दैट हैज़ बिकम समथिंग
विच आई होल्ड वेरी क्लोज टू मी. आई थिंक ये एक जैसे एक वो मंत्रा मिलता है ना, जी. मुझे एक ऐसा मंत्र मिला उनसे. ओके. बट देन जब कांग्रेस का कोई एमपी है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, वो अपने कैंपेनिंग के लिए पैसे रेज करता है, भले कहीं से भी क्यों, व्हाई इज देयर सो मच नॉइज फ्रॉम द अदर एंड विच इज बीजेपी? उनकी तरफ से इतनी आवाज़ें क्यों उठाई जाती है? पर वो कहाँ से रेज कर रहे हैं बताओ? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं. 2014 तक जितने चुनाव हुए उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम नहीं था. नहीं था. चुनाव तो लड़े जा रहे थे. कहाँ से आ रहे थे पैसे? कौन डोनेशन दे रहा था? बट दैट कैन बी सेम, मतलब वो तो फ्लिप हम बीजेपी भी कर सकते हैं ना. नहीं तो एग्जैक्टली लेकिन बीजेपी ने एक निर्णय लिया और एक लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक निर्णय लिया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप अपनी फंडिंग लेंगे. पार्लियामेंट में पास हुआ है भाई, कोई गलत बात थोड़ी है उससे. लेकिन ये क्लैरिटी आ गई है कि आप सबको पता है किसके पास कितना पैसा आया. कांग्रेस को वही दुनिया पसंद थी, बोरी भर भर के नोट आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितने पार्टी ऑफिस में रखे जा रहे हैं, कितने किसी के घर में जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है. करप्शन बहुत ज़्यादा था. और ये सारे सवाल उन्होंने कभी सोचे ही नहीं थे कि उनसे पूछे जाएंगे कि ये बोरी भर के कहाँ से आते हैं. Right. आज वो सारे डोनर्स का नाम डिस्कस करना चाहते हैं तो भाई अपने डोनर्स का भी नाम डिस्कस कर लें. कांग्रेस ने हमेशा पैसे कमाए हैं, ये बात सही है, क्योंकि जितने साल मैंने राजनीति के बारे में डिस्कशन सुने हैं सबसे पहले ये आता ओ नेता बड़े करप्ट होते हैं. राइट. करेक्ट. ये प्रथा बदली किसने? ये मोदी एरा ने प्रथा बदली है, जहाँ पर एक संदेश खाली में पीड़िता को भी टिकट मिल सकता है और वो चुनाव लड़ सकती है. उसको चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट दिया जाता है, उसको आवाज़ दी जाती है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है. तो ऐसी तो कोई बात नहीं है. बीजेपी के टाइम पर द डिस्कशन इज नॉट करप्शन, द डिस्कशन इज डेवलपमेंट. कांग्रेस के टाइम पर ये तो ठप्पा ही था. अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं हैं एंड पॉलिटिक्स में आके सब करप्ट हो जाते हैं. इस दुनिया को बदलने का काम दिस पर्टिकुलर एरा विच आई एम कॉलिंग द गोल्डन एरा ऑफ पॉलिटिक्स इसने किया है. तभी तो मेरे जैसे लोग हैं आज राजनीति में. बट देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगेन, जब पहले बोरा भर भर के आपने कहा पैसे आते थे, किसी को पता नहीं कहाँ से आ रहे, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे. अगर इस वक्त भी वो डिसीजन ना लिया जाता कि रिवील ना करे अब नाम, तो किसी को नहीं पता चलता. वो सेम चीज़ आपने बस उसे थोड़ा अलग तरह से कर दिया ना. नाम रिवील नहीं करे जा रहे थे, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है वो तो रिवील करना पड़ता है. Correct, हाँ. हर साल भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा मिला है आप देख लीजिए जाकर. हर साल पब्लिक डोमेन में है कितना डोनेशन आया है, कितना हमने खर्च किया है, हर साल पब्लिक डोमेन में है. नाम ना रिवील करने की वजह कुछ और थी. सपोज दिल्ली में एक रहने वाला आदमी बीजेपी को डोनेशन देना चाहता है, तो आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे कि यार ये तो अपना है ही नहीं, इसको परेशान करो. या कांग्रेस वाले बोलेंगे कि हम इसको अब काम नहीं करने देंगे क्योंकि इस एरिया से तो हमारा कोई आदमी काउंसलर है या एमएलए है. इन बातों को अवॉइड करने के लिए सिर्फ डोनर का नाम शांत रखा गया था. इट इज द सिचुएशन इन एवरी सिंगल स्टेट इन द कंट्री. डोनेशन को तो शांत नहीं रखा गया था ना. तो यहाँ चीटिंग की तो कोई बात ही नहीं आती है. अच्छा, एंड इफ यू लुक एट द एंटायर वॉल्यूम ऑफ डोनेशंस, more money has gone to the opposition I than agree to with BJP. that. Yeah. Right. And if you look at the volume of governments that BJP is running, it is far more than the opposition is running. तो disproportionate तो है ही. But then कुछ कंपनीज जिनका नाम सामने आया, उनके बारे में ये कहा गया कि इनके ऊपर आपने ईडी लगवा दिया, कुछ और आपने सीबीआई लगवा दी और उसके लिए फिर वहां से पैसे ले लिए. करण जौहर से मैंने एक वर्ड सीखा है, कंजेक्चर. अपने मन से कोई भी कहानी आप बना दो, आप सुना दो. डज इट मेक सेंस? बिकॉज जिन स्पेसिफिक डोनर्स की आप बात कर रहे हो, अगर आप देखो ना उन्होंने किस किस को डोनेशन दिया है. यूजली उन्होंने 2-3 पार्टीज को दिया है. यूजली उन्होंने ऑपोजिशन की पार्टीज को शायद बीजेपी से ज़्यादा ही पैसा दिया होगा. आप डीएमके की निकाल के देखो डोनर लिस्ट, आप टीएमसी की निकाल के देखो डोनर लिस्ट. तो ये तो डिस्कशन ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई काम की चीज़ है नहीं अब बात करने के लिए. ओके. बट देन 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि ब्लैक मनी विल कम बैक टू इंडिया, हम वापस लेके आएंगे. आज तक उसके बारे में कोई वापस से बात नहीं हुई. किसी ने बताया नहीं कि कहाँ गया वो ब्लैक मनी, कब उसे वापस लाया जाएगा. सी, स्पीकिंग लाइक अ लॉयर, देयर आर डिफरेंट लॉज एट प्ले हियर. सिचुएशन इज सच दैट ऐसा नहीं है कि किसी और देश में कोई कंपनी चल रही है, उसमें कोई पैसा किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है या रखा हुआ है, उसको रातों रात बंद करके आप बोल रहे हो कि अब हमारे देश भारत देश में सारा पैसा. दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट एज ऑफ टुडे, इज इट ईजी टू डील इन कैश? नो. Not as of today, can you buy a property in cash? Not at no. all.
एज ऑफ टुडे आप क्या बेनामी धंधों में काम कर सकते हो? नो No. As of today, even if you're carrying more than 2 lakh in cash, or even if you want to buy jewelry which is expensive, आपको बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया. And that is how you hit out at black money. Black money does not mean कि आप कैश में डील नहीं कर सकते. Black money means कि ये कैश कहाँ से आया है आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. And this I feel has been a big win of मोदी सरकार. बट देन विजय माल्या, नीरव मोदी, इन्हें तो वापस नहीं लाया गया, ये देश छोड़ के चले गए. लेकिन केसेस चल रहे हैं. बट मैम, इज दैट नहीं, इनफ? it is absolutely enough because have we let up on the cases? No. Can we kidnap them and bring them back to India? No. तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वी आर विनिंग दिस, करने तो उनको अपील कहाँ तक जाएंगे. एट द एंड ऑफ द डे दे विल रन इनटू अ रोड ब्लॉक. उनको वापस आना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार हैज़ गॉट दिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. आप हमारे देश से नहीं लूट सकते, चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे विजय माल्या हो या इस देश में रहने वाले नेता हो. ओके, आपका एम्बिशन क्या है इन पॉलिटिक्स स्पेशली? व्हाट डू यू एस्पायर टू बी? मतलब फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज दैट टॉप लेवल एम्बिशन? आई एस्पायर टू बी relevant. I aspire to be someone who is always willing to serve. Service before self. Yeah. और अगर आप एक उस लेवल पर आ जाते हो where you find satisfaction in serving, जब आपको सेवा में खुशी मिलती है तब जिंदगी बहुत अच्छी चलती है. मैं ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है. नहीं, बिल्कुल There डिप्लोमेटिक has to be some, कोई तो एक होगा ना. ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है. कैसे मान लूँ मैं बताती हूँ आपको कि ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि फाइंडिंग रेलेवेंस इज़ नॉट ईजी. और ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हर समय तय हो कि आपका 5 ईयर या 10 ईयर प्रोग्राम क्या है. जब मैं बहुत छोटी थी मुझे लगता था कि मैं लेखक बनूंगी, मैं एक किताब लिखूंगी जो मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद लाइक एनेट ब्लाइटन बहुत फेमस हो जाएगी, या मैं जेके राउलिंग बन जाऊंगी. मेरा एम्बिशन था. उसके बाद मैं शूटिंग करती थी, मुझे लगता था मैं ओलंपिक्स में जाऊंगी, भारत की जर्सी पहनकर वहाँ पे जीतूंगी, मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके घर आऊँगी. आई ट्राइड माई बेस्ट. मैं वकील थी एंड आई डिड वेल इन लॉ. मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं कोर्ट जाती थी. जब मैं कोर्ट जाती थी मैं किसी सीनियर एडवोकेट को आर्ग्यू करते हुए सुनती थी. मुझे लगता था आई वांट टू बी लाइक दिस वन डे, एंड मैं खूब पढ़ाई करूँ, खूब मेहनत करूँ. जी. आई वांटेड टू डू दैट. देन पॉलिटिक्स हैपेंड टू मी. पॉलिटिक्स पहले तो आई वाज नॉट ऑन टीवी, आई वाज डूइंग अदर थिंग्स, आई वाज वर्किंग इन द यूथ विंग. तब मुझे कुछ और ही लगता था एंड गोल. तो ये तो इवॉल्विंग है. बट द पॉइंट इज वेरेवर यू आर यू रेलेवेंट? wherever you are you able to contribute? and आप लोगों के साथ घुल मिलकर खुशी से उनके सुख दुख सुन के जी सकते हो या नहीं? एक पॉलिटिशियन के लिए रेलेवेंट रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द मॉडर्न सोशल मीडिया वर्ल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे घर में सब मजाक बनाते हैं. सब मुझे बोलते हैं कि हर चीज़ का फ़ोटो लेना होता है उसको. मतलब क्या खा रही है ये फ़ोटो लेगी, सामने क्या दिख रहा है ये फ़ोटो लेगी, अपना खुद का फ़ोटो लेगी, कुछ नहीं हो रहा होगा तो सेल्फी लेगी. तो मैं बोलती हूँ अरे भाई डोंट मेक फन ऑफ मी, इट्स माई ऑफिस. Social media is my office. I go to work every single day and I show my face there. Okay. So that's how I look at it. So of course social media is very relevant. But when we are talking about being relevant in politics, I think राजनीति बदल रही है. राजनीति बदल रही है क्योंकि अब like I said पार्ट टाइम राजनीति नहीं होती है. अब मिसगाइडेड राजनीति नहीं होती है. जनता बहुत समझदार है. We are the youngest nation in the world. Right. All our youngsters are highly opinionated. They are very well aware of their surroundings. बहुत इंटेलिजेंट हैं. तो उन लोगों के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, इट मेक सेंस टू देम. इलॉजिकल नहीं है. ऑल्सो दुनिया धीरे धीरे बहुत तरीके की क्राइसिस में आएगी, है ना. ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो जनता खाना क्या खाएगी? Food security becomes an issue. Already we are grappling with water issues. ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आज किसी को रेलेवेंट नहीं लग रही हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद लगेंगी. आज दिल्ली की जनता को मालूम है कि साफ हवा की अहमियत क्या है. मे बी हम 10 साल पहले इस बारे में नहीं बात कर सकते थे क्योंकि तब हमको समझ नहीं आता था. तो व्हेन आई से टू रिमेन रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स, इट ऑल्सो मीन्स बीइंग प्रोएक्टिव.
क्या आपको मालूम है कि जब इस तरीके की कोई क्राइसिस हिट करेगी तो किस तरीके की पॉलिसीज़ हमारे पास होनी चाहिए? क्या आपने सोचा है अगर इस तरीके की क्राइसिस हमें हिट करेगी तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए? ये बैलेंस बना के चलना बहुत मुश्किल है ना? सबका ख्याल भी रखना, यू नो, इट्स लाइक सो मेनी टाइम्स आई हियर दीज डिस्कशंस कि पेड़ नहीं काटिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ कोर्स। महाराष्ट्र में तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। चाहिए, बट इट कैन इट बी अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि अगर लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, राइट, लेकिन जिस सड़क पर लाखों गाड़ियां चलती हैं, उस सड़क पर आपको उस जगह पर आपको एक ट्रेन चलानी है, तो इज इट मोर इम्पॉर्टेंट टू होल्ड ऑन टू दोज ट्रीज और इज इट मोर इम्पॉर्टेंट टू अकोमोडेट योर ग्रोइंग पॉपुलेशन? इन सब बातों को आपको सोचना पड़ता है, एंड इट्स नॉट अ ईजी आंसर। कभी कभी ना राजनीति में मुझको यही चीज़ फनी लगती है कि आपकी साइड चेंज होती है, आप पक्ष से विपक्ष में आते हो या दूसरी तरफ आप फ्लिप होते हो, आपकी बातें बदल जाती हैं। लेकिन कैन वी नॉट अंडरस्टैंड कि ये बहुत रेलेवेंट बात है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बैलेंस है मेंटेन करना। सच में बहुत डिफ़िकल्ट बैलेंस है। और ये पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रेन भी चाहिए, रहने के लिए हमको घर भी चाहिए, हमें इतनी ज़मीन चाहिए कि हम जो खाते हैं उसकी खेती भी हो सके। तो सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। Correct. How dirty is politics? Indian politics especially. Well, I've heard it's very dirty. I have not encountered dirt, touch wood, right, till now. Okay. जब हम जो आपने भी आंसर भी दिया था, आई फील कि पॉलिटिक्स एक बहुत ग्रे एरिया में आता है कि कभी आप गलत हो सकते हो और कभी आपका वही गलत चीज़ सही भी हो सकता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम योर आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी. बट देन जब हम कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात करते हैं, आई फील बीजेपी को जो नेशन का पल्स है वो काफ़ी अच्छे से पता है, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. यस, बिकॉज ज़मीन से उठे हैं, ज़मीन से उठे हैं. ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को नहीं पता? ऐसा तो नहीं कि उनके पास में एडवाइजर्स की कमी है. एडवाइज़र होना और एडवाइस लेने में बहुत फ़र्क है ना. वाई डू यू थिंक वो एडवाइस नहीं लेते? 100% एडवाइस नहीं लेते. अगर एडवाइस लेते होते, डू यू थिंक राहुल गांधी कुड हैव सेड द काइंड ऑफ थिंग्स ही सेज एवरी डे? एवरी टाइम ही ओपन्स हिज माउथ ही सेज समथिंग रिडिकुलस. आपको ऐसा नहीं लगता जब वो इंग्लिश में बात करते ही इज मच मोर अ बेटर ओरेटर देन व्हेन ही टॉक्स इन हिंदी? अरे देखो, किसी भी भाषा में बात करो, आप इंग्लिश बोलो, आप हिंदी बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, जो भाषा आती है. आपको इटालियन बोलनी है, आप इटालियन बोलो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो अगर आपके बोलने के बाद 50 लोगों को ट्रांसलेट करना पड़े और सबको ये समझाना पड़े ये उनका मतलब नहीं था, तो यू हैव गॉन रॉन्ग समवेयर. राइट. Correct. Another thing is that the ability to take advice actually is a very important one for a leader. और राहुल गांधी इसीलिए लीडर नहीं है क्योंकि वो अच्छे लोगों का एडवाइस नहीं ले सकते. पर क्यों नहीं ले सकते? You should ask him. You should ask him. But one of the things I admire about Modi ji is the fact that he surrounded himself with brilliant people. His mind is open to ideas. वो सुनते हैं सबकी बातें. भाई आई एम श्योर जब मैं छोटी थी तब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो डेफिनेटली जब मोदी जी बड़े हो रहे थे तो सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करती थी. लेकिन अपने आसपास क्या नई चीज़ें हैं, उनको हम कैसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एज पॉजिटिव टूल्स, ये सारी चीज़ों को लेकर यू सी हाउ प्रोएक्टिव ही इज. ही वाज ऑन ट्विटर बिफोर ऑल ऑफ अस. या सो जब हम बीजेपी की बात करते हैं, एंड आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स, जब बीजेपी को आई थिंक सो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ वो ये है कि कांग्रेस में सब कुछ एक फैमिली करती है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. बट देन जब हम बीजेपी की तरफ आए तो अभी भी जब आप बात कर रहे हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट बीजेपी यू टॉक मोर अबाउट मोदी जी, तो ऐसा नहीं लगता कि लीडर? बट देन बीजेपी पार्टी से ज़्यादा बड़ा एक लीडर नहीं हो गया? तो किसी आप समाजवादी वाले से मिलो, वो हर बात में आई एम नॉट सेइंग दैट इज बोलेंगे. राइट फॉर देम. आप किसी टीएमसी के इंसान से मिलो, वो हर बात पे ममता दीदी बोलेंगे. भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हो अपनी आइडियोलॉजी और अपने लीडर के साथ, और हमारी आइडियोलॉजी को मोदी जी लीड कर रहे हैं. बट देन पार्टी ओवरशैडो नहीं हो जाती उससे? ऐसा हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है बताओ? बिकॉज आई थिंक सो आई वॉज स्पीकिंग विथ मिस्टर शांतनु गुप्ता हु इज द ऑफिशियल बायोग्राफर ऑफ योगी जी. तो उन्होंने भी अपने पूरे कॉन्वर्जेशन में आई एम श्योर लाइक मोर देन 30-40 टाइम्स ही टुक मोदी जीज नेम. हर इंसान जो बीजेपी अफिलिएटेड है या बीजेपी में है वो मोदी जी का नाम लेता है बीजेपी से ज़्यादा. भाई देख, आई हैव अर्न्ड द राइट टू से मोदी जी इन एवरी ऑल्टरनेट सेंटेंस बिकॉज आई एम वन जो अपनी नौकरी छोड़ के राजनीति में है. मैंने अपनी वकालत छोड़ी, मैंने अपने लॉ फर्म की नौकरी छोड़ी,
वो इसीलिए छोड़ी बिकॉज मैं मोदी जी की फैन नंबर 1 हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनकी बात करूंगी। ओके, बट देन ये सेम चीज़ आपको नहीं लगता कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी के साथ होती थी? बिल्कुल ठीक है, इंदिरा जी वाज देयर लीडर, इंदिरा जी सही कर रही है गलत कर रही है, कुछ कर तो रही थी। राहुल जी क्या कर रहे हैं ये बताओ? अपने अलायंसेस को मना पटा के अपने साथ रखने के बदले अपने मैराथन पे निकले हुए हैं। कंपैरिजन ही नहीं है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, करेक्ट, and she was in fact when you read books about her or you have conversations with people who knew her, she was very powerful. She was the most powerful person in her cabinet, and she could take decisions and the men would implement it. वो उस जमाने की बात है जब राजनीति में महिलाएं नहीं हुआ करती थी, और इतनी सारी तो डेफिनेटली नहीं थी। तो शी अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ हर पेयर्स। वो चुनाव जीतती थी, रिकॉर्ड सेट करा हुआ है भाई उन्होंने। इनफैक्ट आई थिंक सो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी जेल में 3 जो किताबें मंगाई है, उसमें से एक बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड बाय नीरजा चौधरी जी, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आई एम वेरी सर्टेन सीएम केजरीवाल इज नॉट गोइंग टू बी रीडिंग एनी बुक्स इन जेल। मतलब मैं आपको गारंटी से देती हूँ। आपको क्यों लगता है बुक्स क्यों मंगाई गई? अरे वो ऑप्टिक्स है, वो भी मीडिया को बताना पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ उनका ऑप्टिक्स है। क्या ड्रामा चल रहा है मैं आपको बताऊं। मैंने और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी हूँ ना। मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ और मैं उनका पॉलिटिकल कंडक्ट देखकर उस पर कॉमेंट कर रही हूँ, ये क्या पॉलिटिकल कंडक्ट है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जेल गए, रिजाइन करके जेल गए जी। रिसेंटली हेमंत सोरेन जेल गए, रिजाइन करके जेल गए। इन महाशय को तो लेना देना ही नहीं है दिल्ली की जनता का क्या हो रहा है। जिए मरे कोई बात नहीं, अपना चले गए जेल के अंदर, और वहां से किस तरीके की बयानबाजी चालू है। भैया भाभी कभी शरीर ढूंढ रही है, कभी आत्मा ढूंढ रही है। मतलब इट डज नॉट इवन वॉरेंट कॉन्वर्सेशन, इट इज नॉट इंटेलिजेंट पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन। आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट। पढ़े लिखे इंसान है, बीवी पढ़ी लिखी है। Which sensible politician does that? क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ये? और अगर आप ये कर रहे हो, क्या आप राजनीति का जो डिस्कोर्स का लेवल है बहुत नीचे नहीं गिरा रहे हो? डू यू नॉट थिंक कि बीजेपी ने ईडी को, सीबीआई को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया? बिकॉज राइट बिफोर इलेक्शंस वन ऑफ योर बिगेस्ट अपोजिशन लीडर, जिसका चेहरा सबको पता है ऑलमोस्ट आज भारत में, ही गोज टू जेल। कांग्रेस, राहुल गांधी सेज कि 7 साल पुराने किसी केस में उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए। तो डोंट यू थिंक कि मिसयूज़ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो हमने ईडी नहीं बनाई। दूसरी बात, ईडी में भाजपा कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं, ये सरकारी अफसर हैं। सरकार होगी या नहीं होगी, क्या 10 साल पहले बीजेपी की सरकार थी? ईडी के तो वही अफसर थे ना। 10 साल बाद किसकी सरकार होगी, किसने देखा? आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इसमें काम करने वाले वो लोग हैं, कोई 1-2 लोग नहीं है, लाखों लोग हैं। आप इन लाखों लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो जस्ट टू सर्व योर ओन पॉलिटिकल मोटिव्स। इट्स नॉट राइट। दूसरी बात, अगर ईडी अपना काम नहीं कर रही होती तो क्या 1.25 लाख करोड़ की एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ईडी ने जब्त करी होती? करी है ना, कागज पे करी है, ऑफिशियली करी है। तो काम कर रहे हैं तभी तो ये सब जब्त हुआ। आपके पास सामान ही नहीं होता जो जब्त हो सकता, तो फिर आप बोलते कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है, आपका पैसा पकड़ा जा रहा है, फिर आप बोल रहे हो ओ ईडी आ गई, ईडी आ गई। मत रखो ना, मत करो ऐसे काम जी। मैम, येस्टरडे आई वाज विद समवन फ्रॉम द कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन थे वो। मैंने उनसे यही सब सवाल पूछे। उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन। बीजेपी को वो टर्म के थ्रू डिफाइन किया जाता है कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन गई है। जब आपको लगता है कि कोई नेता बुरा है, या आपको लगता है कि आपके लिए इनसे थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है, आप उन पे ईडी लगा देते हो। और जब वही नेता आपके पार्टी में आ जाता है या आपकी पार्टी की अलायंस ज्वाइन कर लेता है, वो सडनली बहुत प्योर सोल बन जाता है। व्हाट इज़ दिस रिलेशन? चलो एक हिसाब लगाते हैं। पिछले 10 साल में कितने नेताओं ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है? क्या आप ये बोल रहे हो हर एक नेता के ऊपर ईडी का केस चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो यू आर आंसरिंग योर ओन क्वेश्चन। दूसरी बात ऐसी है कि जब कोई हमारी पार्टी में आ जाता है तो क्या ईडी फाइल बंद करके ये बोलती है कि अब ये केस हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट उनके साथ कुछ होता तो नहीं है ना, उन लीडर्स के साथ? क्यों नहीं एटलीस्ट अब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहली बात तो ऐसा है कि सिविल एक्शन हमारे देश में होने में समय लगता है। केसेस कितने लंबे चलते हैं? मोदी जी का कितना लंबा केस चला, आप बताओ। जब मोदी जी सीएम थे
वो केस कब रैप अप हुआ और कितना लंबा खींचा, कितनी क्वेश्चनिंग करते थे। कभी मोदी जी के मुंह से आपने शिकायत सुनी या किसी भाजपा कार्यकर्ता के मुंह से आपने शिकायत सुनी? क्या हमने बोला बस से जला देंगे जैसे कांग्रेस वालों ने जलाया? जैसे केजरीवाल के नेता अपने आप को बिल्कुल ऐसे मार्टियर बना के ये सनरूफ से बाहर निकल के टाटा बाय बाय करते करते जेल गए हैं। इट इज़ टेरेबल। अगेन आई विल से द सेम थिंग, पॉलिटिक्स का आप स्तर गिरा रहे हो। जो राजनीति होनी चाहिए हमारे देश में, जिसको देखकर युवा ये बोले कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देना चाहता हूँ। क्या इन सारे नेताओं को देख के कोई ऐसी बात करेगा क्या? नहीं। मोदी जी को देख के करेगा। मोदी जी को जब कोई यंग इंसान देखता है, लड़का हो या लड़की, वो मोदी जी को देख के बोलते हैं ही इज़ डूइंग सो वेल, ही इज़ मेकिंग अस सो प्राउड। आज मेरे गांव में बिजली है, या आज मेरे घर में किसी का इलाज मुफ्त में इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा। They want to do the same thing. He is a perfect role model for youngsters. Right. लेकिन जो जेल में बैठा हुआ है वो अपनी राजनीति की कितनी भी बातें कर ले, 2-4 वोट भी बटोर ले, क्या कोई उसको देखकर ये बोलेगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊं मैं इनके जैसे काम करना चाहता हूँ? कोई नहीं बोलेगा यार। किसी का परिवार उसको राजनीति में जाने नहीं देगा। जब नीतीश कुमार जी की बात होती है, कई सालों तक आपने कहा कि जंगल राज है इनके अंडर, तो फिर विनोद तावड़े जी ऑन रिकॉर्ड ही हैज सेड कि उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा इन द इंडिया अलायंस, बट देन यू वेरी कंफर्टेबली अलाउ हिम। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, इसके पीछे का रीज़न तो आपको नीतीश जी से पहले पूछना पड़ेगा, लेकिन देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन यू फॉर्म सम ideological ties with people because at that point of time you have the same goal or objective. ठीक है, कभी कभी आपका गोल और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बेकार होता है, जैसे मोदी जी को हराना है। कभी कभी आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है कि मुझे अपने पूरे स्टेट में गांव गांव तक प्रोग्रेस, विकास पहुंचाना है। कभी आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरे एरिया में जितने युवा हैं मुझे उन सबको एक ब्राइटर फ्यूचर देना है, एक अच्छा भविष्य देना है। ऑन दोज काइंड ऑफ इश्यूज इफ यू आर अलाइनिंग आइडियोलॉजिकली, आई थिंक इट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, एंड दैट्स व्हाट इट इज। क्या पॉलिटिक्स में इज इट ट्रू कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है? एंड वहाँ पे जो शेड्स है ब्लैक एंड वाइट के, दे कैन बी मर्ज्ड। सो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, देखो ये इंडिया अलायंस की कहानी है। दे ट्राइड, दे रियली ट्राइड। और 1 साल तक ना वो आपने भेड़िया आया का कहानी सुना जी? तो अलायंस आया 1 साल किया इन्होंने, बट एट द एंड ऑफ इट दे कुडंट पुल इट ऑफ। राइट, बिकॉज जैसे मैं बोल रही हूँ, आप किन चीज़ों पर यूनाइट हो रहे हो? क्या आपका यूनाइट होने का केवल एक यही रीज़न है कि हम मोदी जी को मिलके हराएंगे? तो इफ दैट वाज द रीज़न, इवन देन यू कुडंट कम टुगेदर। आप इतने सेल्फिश हो कि इस रीज़न के लिए भी आप साथ में नहीं आ पाए। कोई पॉजिटिव रीज़न तो छोड़ ही दो, उसमें तो ये आ ही नहीं पाते। जब हम बीजेपी की अगेन बात करते हैं, बीजेपी का एक नारा है या एक कैंपेन है, हम कह सकते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत। एंड एट अ टाइम जब हमें पता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा अपोजिशन है, प्रॉब्ली वन ऑफ द क्या सबसे बड़ा अपोजिशन तो वही है बीजेपी को, जब हम देखें पूरे भारत में। तो बीजेपी का ये कहना कि इंडिया से भारत पहली बात तो मैं मानती नहीं हूँ कि कांग्रेस इज द ओनली ऑपोजिशन। श्योर, आई डोंट अग्री। श्योर, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है जी। किसकी सरकार है? कांग्रेस की नहीं है। हाँ। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं है जी। किसकी सरकार है? बीजेडी। कांग्रेस की नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, किसकी सरकार है? कांग्रेस की नहीं है। द सेम स्टोरी यू कैन रिपीट, दिल्ली में नहीं है, इन लिटरली एवरी ऑल्टरनेट स्टेट वेयर बीजेपी इज नॉट इन पावर, कांग्रेस इज नॉट इन पावर, कांग्रेस इज नॉट द प्राइमरी ऑपोजिशन। होगा कोई जमाना जब वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी हुआ इतना फोकस क्यों? कांग्रेस मुक्त भारत क्यों? एंड अगेन मैं आपको बताती हूँ क्यों कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस पे फोकस यूं, क्योंकि यूपीए सरकार वाज रन बाय कांग्रेस। यूपीए सरकार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, ये फैक्ट है। यूपीए सरकार वो सरकार थी जहां पर गर्व से कहा जाता था कि हम 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है जमीन पर। That is how openly corrupt they were. Can you imagine? Openly corrupt. जब प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे सकता है तो हो सकता है सच्चाई में वो 15 पैसे भी ना पहुंचते। सब कुछ उनके इमेजिनेशन में चलता था। Should we not kill the kind of thought process that allowed a politician to function like that and justify it? Own up to it.
दैट इज व्हाट वी मीन बाय कांग्रेस मुक्त भारत. ऐसे Right. नहीं चलेगा. बट देन इजंट दैट सर्टनली अ डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप कि आप चाहते ही नहीं कि ऑपोजिशन बचे. नहीं, हम क्यों नहीं बोले? राइट नाउ इट्स कांग्रेस. पता नहीं 5 साल बाद कोई और पार्टी हो, धीरे धीरे. मोस्ट वेलकम. ये डिक्टेटरशिप कहाँ से हो गई? लेकिन हमारा काम नहीं है ऑपोजिशन को अच्छा काम करवाना. हमारा काम नहीं है ऑपोजिशन को बोलना कि अरे आप चुनाव नहीं जीत रहे, चलो हम आप पे दया कर देते हैं. मैम काम तो ये भी नहीं है, काम तो ये भी नहीं है ना कि भारत को एक पार्टी से मुक्त कराना. देखो, कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार है एंड दैट इज इट. कांग्रेस में जितने नेता क्रेडिबल हुआ करते थे, आज कितने बचे हैं? जी. आप जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करो एंड गो राइट डाउन टू द साउथ. किसी ने छोड़ के अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली, सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो ममता दीदी हो या साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हो, या किसी ने छोड़ के ओपनली रीजन बताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, है ना. द फैक्ट इज कि आज कोई क्रेडिबल इंसान इस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं रहना चाहता है. एंड द रीजन इज ग्लेयरिंगली ऑब्वियस. इट इज ग्लेयरिंगली ऑब्वियस. एक फेल्ड लीडर को, लाइक आई सेड, मेडिकल स्कूल में आपने एंट्री करा दी, राजनीति के स्कूल में आपने एंट्री करा दी, ग्रेजुएट ही नहीं कर पा रहा. कोई तो टर्म रखो भाई. ये बोलो ना कि चलो 4 साल में ग्रेजुएट नहीं कर पाए, हम आपको 8 साल दे देंगे. 8 में नहीं कर पाए, आप 16 में नहीं कर पाए भाई. ऐसे थोड़ी चलेगा. चेंज द लीडरशिप, ब्रिंग समवन हु कैन डिलीवर. व्हाई डू यू थिंक दैट इज द प्रॉब्लम? मतलब जो आपने कहा कि किसी और लीडर को लेके आई है, पार्टी किसी और लीडर को क्यों नहीं ला पा रही कांग्रेस पार्टी? मतलब इस लेवल तक उन्होंने कैप्चर कर लिया है कि आप किसी और को ला ही नहीं पा रहे. बताओ क्यों? गुलाम नबी आज़ाद लेफ्ट, या राइट. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2022 शशि थरूर ने भी आवाज उठाई थी, मनीष तिवारी ने जब भी आवाज उठाई थी कि पार्टी के इलेक्शंस फेयर एंड फ्री नहीं है. बिल्कुल. बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी. इनफैक्ट उनको रिबेल करार दे दिया गया था. कुछ लोग पार्टी में रहे, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी धीरे धीरे करके. लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, आप ये देखिए, जो कांग्रेस के बड़े परिवार माने जाते थे, उनमें से आज कौन है? कौन है आज जो कांग्रेस के साथ है? मिलिंद देवरा इज नो लॉन्गर विद द कांग्रेस. ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नो लॉन्गर विद द कांग्रेस. If you make a list, RPN, there's only one. Sachin Pilot is there. And how many times has he tried to rebel? Yeah. He is with the Congress because it is working for him right now in his current capacity and role. Is it going to work for him 1 year down the line or even 2 years down the line? I don't think so. Do you think किसी टाइम वो बीजेपी में आना चाहेंगे, सचिन वो पायलट? मुझे नहीं मालूम. देखो, कोई बीजेपी में आए या ना आए, कांग्रेस में नहीं रहना चाहता. कांग्रेस छोड़ के कोई टीएमसी ज्वाइन करता है, कांग्रेस छोड़ के कोई सपा ज्वाइन करता है, कांग्रेस छोड़ के कोई शिवसेना ज्वाइन करता है, कांग्रेस छोड़ के कोई अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, चाहे वो यहाँ पे एनसीपी हो, ममता दीदी की पार्टी हो. ये सब कांग्रेस छोड़कर ही बनी है. जी. कांग्रेस में नहीं रहना चाहते. बीजेपी में आए ना आए इज अ सेकेंडरी थिंग. जब हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यू आर समवन जो कि पॉलिटिक्स को बहुत डीपली एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और एक पार्टी के लिए आप स्पोक्स पर्सन का काम करते हो. व्हाट इज, मतलब चल क्या रहा है इस वक्त भारतीय पॉलिटिक्स में, क्या चल रहा है? बिकॉज इन मेनी ओपिनियंस दिस इज ऑल्सो अ बिग सर्कस. डू यू ऑल्सो फील कि यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है? लाइफ इज अ सर्कस, नो? क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ एंड पिछले कुछ सालों में जो मैंने वहाँ के इलेक्शंस देखे, वहाँ की पॉलिटिक्स देखी, आई एम फ्लैबरगास्टेड. अरे वहाँ हो क्या रहा है? even I am flabbergasted. Completely. I have heard rumors that maybe even Eknath Shinde will resign from his position of the CM. I don't know how true are these, but these are just rumors which I've heard. I have not heard of that. Yeah. I wouldn't know about that. But the fact is that not just in politics, but in life, things are always very uncertain. The thing with politics is that क्या अगले दिन आप सुबह उठोगे और आपको क्या हेडलाइंस मिलेंगी और आपका दिन कैसा जाएगा, वो completely unexpected होता है. जी. And I like that. It's fun, I think. Don't you think कि बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था इन द महाराष्ट्र फियास्को, द पॉलिटिकल फियास्को वहाँ पे? क्योंकि एंड दिस इज समथिंग जो कि मैंने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी देखा था. उनकी प्लेबुक में ये एक चीज़ ज़रूर थी कि जब वो इलेक्शन, उन्हें लगता था कि किसी एक पार्टी से उन्हें थ्रेट है, वो पूरी कोशिश करती थी उस पार्टी में फूट डालने की. क्या बीजेपी ने ये ट्राई नहीं किया है? नहीं, लेकिन पार्टी में फूट किसने डाली? आज अगर आप ये बोल रहे हो कि लेट्स टेक द एग्जांपल, शिवसेना टूट गई, तो क्या शिवसेना आज ही टूटी है? क्या उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी
जब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हु शुड बी द सक्सेसर टू बाला साहेब, क्या शिवसेना तब नहीं टूटी थी? बिल्कुल टूटी। तो तब आप क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? आज भी शिवसेना इसीलिए टूटी है क्योंकि उद्धव जी को चाहिए उनका बेटा आगे चले, और पार्टी के जो दूसरे कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको ये चाहिए कि आइडियोलॉजी आगे चले जी। सो नोबडी एल्स हैज अ रोल टू प्ले विद दैट, उनकी करनी उनके साथ। किताबें कौन सी पसंद है आपको? सब टाइप की। फिक्शन, नॉन फिक्शन, एवरीथिंग। ज़्यादा कौन सी? सो इट डिपेंड्स। अगर मैं वर्क मोड में एवरीडे लाइफ में हूँ तो मैं नॉन फिक्शन पढ़ती हूँ। ओके, बट विच इज पोएट्री पढ़ती हूँ कभी कभी, क्योंकि अच्छा, वो poetry, सिंपल okay. होती है, एक पेज आप जी। पढ़ लो और उसके बाद आपका हो गया। मैं वो किताबें पढ़ती हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं छुट्टी पर हूँ या मैं किसी लंबी फ्लाइट पर हूँ और मुझे 2-4 दिन काम नहीं करना, तो फिर मैं फिक्शन भी पढ़ती हूँ। ओके, फेवरेट बुक कौन सी है, या कोई रीसेंट बुक जो अच्छी लगी हो? फेवरेट बुक तो आई एम अ एनिट ब्लाइटन फैन। ओके, मुझे पुरानी किताबें अच्छी लगती है, मुझे अभी भी वो बड़ी मैजिकल सी लगती हैं। क्लासिक्स। आई यूज्ड टू बी अ एनिट ब्लिटन फैन। मैंने अपने बचपन में काफ़ी पढ़ी थी। रीसेंट टाइम्स सावरकर, ओके, विक्रम संपत जीज बुक। 2 volumes. यस, आई हैव एंजॉयड इट थॉरली। ओके, बहुत अच्छी है। फिक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन इट रन्स लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आई रियली एंजॉयड रीडिंग। आई एम स्कैर्ड ऑफ रीडिंग दोज बुक्स। उन कितनी मोटी किताबें अरे हैं वो। पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, आप ऐसे ही पन्ने पलटते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा खत्म हो गई। ओके, आप प्लीज पढ़ो, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। श्योर। आई लव रीडिंग बुक्स। अगर मैं मतलब आप मुझे यहाँ बैठा दो, मैं आपके साथ में बुक्स के बारे में पूरा दिन बात कर सकता हूँ। आई लव बुक्स। आपकी कौन सी फेवरेट है? My team is like, they are tired of hearing this. The 40 Rules of Love. This is a fiction book, I know, and this is written by Elif Shafak. अगर मैं उसको इस टर्म से मुझे पुट अप करना चाहिए कि अगर एक बुक है जिससे मुझे सच्चा प्यार हुआ है कभी, वो ये बुक है। मुझे चित्रा बैनर्जी की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स। मुझे अमीश की किताबें अच्छी लगती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को, जिन कहानियों को हम सुन के बड़े हुए हैं, उनको अमीश ने एक डिफरेंट प्रिज्म से दिखाया है। जी। सो आई हैव एंजॉयड रीडिंग दोज आल्सो। ओके, I think so. We can have a podcast on books as well. We should, na? Yeah, I think so. More people need to start reading books, especially मेरे age के लोग. I call myself a collector of words. Wow, that is beautiful. That is beautiful. तो मुझे कहीं कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है, मैं उसका फोटो ले लेती हूँ या मैं अपनी डायरी में उसको लिख लेती हूँ और फिर मैं उसको हमेशा अपने पास रखती हूँ। मेरे बुक शेल्फ में यहाँ से यहाँ तक डायरियाँ भरी हुई हैं। So आपको लिखने का शौक है? फॉर्मली नहीं लिखती मैं, बट मैं उस जमाने की हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं पेन पेपर लेके करती हूँ। मुझे अभी तक कंप्यूटर अच्छे से यूज़ करना नहीं आता। ओके, जब हम आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस का इन्फ्लुएंस कितना है बीजेपी के अंदर? आरएसएस का इन्फ्लुएंस बोलना गलत बात होगी, क्योंकि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता एक तरीके से देखा जाए तो स्वयं सेवक ही है ना। अपने आप आगे बढ़ के काम करना चाहता है। स्वयं सेवक क्या होता है? जो खुद से बिना किसी के प्रॉम्प्ट के, बिना किसी के ऑर्डर के सेवा करना चाहे, कुछ काम करना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे, वो होता है स्वयं सेवक। और मैं मानती हूँ कि भाजपा का भी हर एक कार्यकर्ता ऐसा ही है। बट डू यू थिंक कि बीजेपी में आरएसएस का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा है? बिकॉज जब हम कर्नाटका की बात करते हैं, इन उत्तर कन्नड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे अनंत कुमार हेगड़े जो कि मैसूर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, ही लॉस हिज टिकट। एंड इज दिस ट्रू कि आरएसएस का जो इन्फ्लुएंस था बीजेपी पे वो कम होता जा रहा है? एक मिनट, यू आर टॉकिंग अबाउट समवन लूजिंग अ टिकट। लेट्स नॉट लुक एट इट लाइक दैट। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। हमारी पार्टी में जब हम 18 करोड़ मेंबर्स की बात करते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर चुनाव में वो ही 400 लोगों को टिकट मिले और ये कभी ना बदले जाएं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नो। और आर यू सेइंग कि हमारी पार्टी में हमेशा प्रदेश अध्यक्ष एक ही इंसान रहे और उस प्रदेश में काम करने वाले बाकी सारे लोग उनको कभी मौका ही ना मिले? ऐसे नहीं चलती पार्टी। देयर हैज़ टू बी अ सर्कुलेशन ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। Sometimes it's okay to sit out a term also. Sometimes it's okay to change your role also. क्योंकि अगर हमको युवाओं को राजनीति में लाना है तो राजनीति में युवाओं के लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी जी। वो आएंगे राजनीति में तो करेंगे क्या? So the old must make way for the new
and the new must respect the ways of the old. आपको क्यों लगता है कि पॉलिटिक्स में युवा नहीं आना चाहते? इज दैट ऐसा है भी क्या कि युवा नहीं ज्वाइन कर रहे पॉलिटिक्स आजकल? भाई हमारी पार्टी में तो बहुत सारे युवा हैं. हमारी पार्टी में दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में ही है. दैट्स अ फैक्ट. लेकिन जैसा मैं रोल मॉडल्स की बात कर रही थी, करेक्ट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ क्या करेक्ट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स आपको मिल रहे हैं? और अगर नहीं मिल रहे हैं तो जब आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना नीचे गिराओगे तो अगर युवा बेचारा राजनीति में आना भी कोई चाहे तो उसके घर वाले बोलेंगे क्या करने जा रहे हो? भाई हमारे घरों में ये नॉर्मल बात हुआ करती थी, एक लड़की को ये बोल देना, अरे राजनीति अच्छी जगह नहीं है बेटा, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो. इन लड़कों को भी बोला जाता है, ये तो मुझे भी कहा गया है. एग्जैक्टली. तो इमेजिन अ प्रोफेशन जिसको इतना बदनाम कर दिया कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को जाने से डिस्करेज करा जाता था, तो उसको बदलने की भी जिम्मेदारी इस देश के युवा की ही है ना. राइट. बट देन जब एक युवा आपकी पार्टी ज्वाइन करता है, व्हाट इज हिज और हर रोल इन द पार्टी? क्या करने के लिए वो ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को? देयर इज अ लॉट टू डू. ओके. यू नो नाउ आई बिलीव आप किसी भी डिसिप्लिन से आते हैं, आप कोई भी पढ़ाई कर आए हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए. आप भाषण अच्छा लिखते हो, प्लीज़ लिख दो. आप मैनिफेस्टो कमेटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आपके कुछ आइडियाज़ हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो. किसी पॉलिसी में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, बताओ. आप क्रिएटिव हो, आप क्रिएटिव्स बनाना चाहते हो, पोस्टर डिज़ाइनिंग में हेल्प करना चाहते हो, आपको स्लोगन अच्छे लिखने आते हैं, आप नारे लगा सकते हो, आप जाकर लोगों से मिल सकते हो, उनके सुख दुख सुन सकते हो, बांट सकते हो. देर इज सो मच टू डू, देर इज सो मच टू डू. ऑर्गेनाइजेशनल जॉब्स हैं. यू आर वेरी गुड विद द कंप्यूटर. आई एम नॉट ग्रेट विद एन एक्सेल शीट, बट इफ यू आर गुड विद एन एक्सेल शीट, देर इज अनदर काइंड ऑफ अ जॉब फॉर यू. एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल स्किल सेट हैज अ यूज इन द प्रोफेशन. बट इंसेंटिव क्या होता है? लाइक इफ यू डोंट इंसेंटिवाइज पॉलिटिक्स, यूथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए when they can earn like lakhs of money based on their skills? And yet they leave those lakhs of monies and they come into politics. So what is the incentive? Is it कि देश का प्रेम? And I don't believe कि वो सिर्फ देश का प्रेम हो सकता है. नहीं, क्यों नहीं हो सकता. देश का प्रेम है, और देश का प्रेम आप बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना. आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, आप आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप देश के लिए कुछ और तरीके से काम कर सकते हो, आप राजनीति का हिस्सा बन सकते हो. बहुत सारे काम हैं करने के लिए. लेकिन आई थिंक द फीलिंग दैट यू गेट दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग from a larger platform with a huge reach, it only comes from politics. तो जब मैं वकालत प्रैक्टिस करती थी, मैं कुछ NGOs के साथ काम करती थी. मुझे लगता था थोड़ा सा अपने समय में कंट्रीब्यूट कहीं किसी सोशल कॉज के लिए करूँगी तो मुझे अच्छा फील होता था. नाउ यू इमेजिन एक NGO का परव्यू छोटा होता है, बहुत छोटा होता है. पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है. अगर आप बदलाव लाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पे करोगे वो रेप्लिकेट हो सकता है. अगर आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हो वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है. अगर आप कोई पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करते हो वो पूरे देश में रहने वाले हर एक इंसान का जीवन इम्पैक्ट कर सकते हैं. भाई आयुष्मान भारत भी तो किसी ने प्लान करके लिखा ही होगा ना. And it's impacting crores of lives. Right. When we talk about CAA, and ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज हम अगर एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट करें तो हम CAA, राम मंदिर, इन सब चीज़ों पे बात ना करें. CAA का टाइमिंग, was this deliberately done? जो इलेक्शन साइकिल अब आ रहा है उसे पोलराइज करने के लिए? It was done in 2019. It was promised that it will be implemented before the next election. So what is the problem? That BJP is delivering on its election promises? Is that the problem? But then you can't question the timing. Sure. COVID आ गया. Sure. हंगामा मचाया गया. COVID के बाद we were dealing and grappling with so many issues. We've gotten back to it. हमने कोई ठंडे बस्ते में कुछ नहीं डाला. जो होना है वो होना है. और मोदी जी ना एक बहुत अच्छी सी बात बोलते हैं कि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उनके प्लान्स हैं, कुछ उनके आइडियाज़ हैं. हमें समय लग सकता है पर हम इम्प्लीमेंट तो सारे करेंगे. जी. पर CAA का जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विच इज़ कि ये बात करता है हिंदूज़ की, जैन्स, सिख्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस. आई थिंक सो सब मैंने कवर कर लिया. या सो ये क्यों बात नहीं करता एक्स मुस्लिम्स की, ये क्यों बात नहीं करता एथीस्ट की, ये क्यों बात नहीं करता चारवक फिलॉसफी के ऊपर जो चलते हैं उन लोगों की?
Why can't they come back to India? Why only these 5-6 religions? लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, सब वापस आ सकते हैं जिसको आना है. इनफैक्ट अगर पाकिस्तान चाहे तो we wouldn't want that. No, we wouldn't want that. Okay, but on a very serious note, जो आए हमारे देश में और नागरिकता मांगे, सबको हक है. CAA is only a fast track process. But why only these religions? Because these are the religions which are in minority in these countries. They are in minority. आप ये देखो जिन देशों का हम नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे इस्लामिक देश हैं. Sure. इस्लामिक देशों में आप ये मान के चलोगे कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाला इंसान तो सेफ रहेगा. Sure. और अगर वो सेफ नहीं है तो वो एक नॉर्मल तरीके से कहीं और जाके असाइलम ढूंढ सकता है. कौन सेफ नहीं है? वो जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वो जिनकी बच्चियां किडनैप हो जाती हैं, वो जिनके मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए जाते हैं, वो सेफ नहीं है. और वो कहाँ से गए हैं? ओरिजिनली कहाँ से गए हैं? भारत से, भारत माँ से, भारत माता से. तो a mother cannot abandon her children in their time of need, and CAA is only a fast track process. इसके अलावा अगर कोई पीड़ित है, अपने देश में परेशान है, आप आइए, नागरिकता मांगिए. अदनान सामी का एग्जाम्पल विपक्ष लेता है. Sure. मैं बोल रही हूँ अदनान सामी को भी तो मिली ना सिटीजनशिप. क्यों मिली फिर? बिकॉज CAA इज मियरली अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस. एंड इफ यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सेक्ट्स इन इस्लाम, तो इस्लाम तो मानते ही नहीं है कास्ट सिस्टम को. या तो बोलो कि आप मानते हो कास्ट सिस्टम को. एथिस्ट क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस्लामिक कंट्रीज़ में एथिस्ट होना भी एक वो क्राइम ही माना जाता है, तो वो क्यों नहीं? नहीं, और कौन एथिस्ट है? और क्या कोई इस्लामिक एथिस्ट हो सकता है? ये तो बस हिंदू धर्म है जो नास्तिक को भी मानता है कि हिंदू धर्म का ही है, वो हमारा अपना है, सनातन का ही है. Sure. इस्लाम तो मानता ही नहीं ना. बट ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों की जा रही है? मतलब कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो कट ऑफ डेट है. 2014 से पहले आए हुए लोग है ना, शरणार्थी, 2014 से 10 साल हो चुके. जब 10 साल से वो आपके देश में रह रहे हैं, तो क्या आपके दिल में इतनी सी जगह नहीं है उन लोगों के लिए जिनका और कोई घर नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हो? करेक्ट. तो कट ऑफ डेट है, ओनली अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, और भारतीय नागरिकों के लिए है ही नहीं. कुछ लेने की बात नहीं करी जा रही है, सिर्फ देने की करी जा रही है. आपको आपत्ति क्या है? हर चीज को राजनीतिक मुद्दा आपको बनाना है. और आप ही के नेताओं ने कहा था किसी जमाने में कि जब आपको वापस आना होगा, किसी सिख को, किसी हिंदू को, हमारे द्वार आपके लिए खुले. मे बी दे शुड गो बैक एंड रीड देयर ओन हिस्ट्री. अगेन वन मोर इशू जो रेज किया जाता है, राम मंदिर वाला इशू. बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आए थे, कुछ जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी रिबेल किया था. उन्होंने कहा था कि हम नहीं आएंगे, और उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि मंदिर उनके अकॉर्डिंग उस वक्त तक पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था. एंड उसे पॉलिटिकल बुलेट की तरह क्या यूज़ नहीं किया गया बीजेपी के द्वारा. उसका टाइमिंग अगेन वॉज इट टू पोलराइज द इलेक्शंस? नॉट एट ऑल. एंड यू कैन नॉट से कि शंकराचार्य गलत हो सकते हैं. पहली बात तो बहुत सारे सेक्ट्स हैं हमारे धर्म में. Sure. और ज़रूरी नहीं है कि वन लाइन ऑफ थॉट मैचेस द अदर. दूसरी बात, जो ये लोग बात बोल रहे हैं कि जल्दबाजी क्या, अरे कुछ कुछ मंदिर बनाने में 150 साल लगते हैं, तो क्या 150 साल में वहाँ भगवान जी की स्थापना नहीं होगी क्या? साउथ इंडिया के मैं आपको कितने मंदिरों के नाम गिना दूँ? ऐसे थोड़ी होता है. दूसरी बात ऐसी है, जल्दबाजी की आप बात करते हो, 500 साल इंतज़ार किया है. 500 साल हमने इंतज़ार किया. और एक मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, कुछ समय पहले तक मुझे अहमियत नहीं समझ में आती थी, क्योंकि मैंने इस मंदिर का जब ये मूवमेंट हुआ था, मैं बहुत छोटी थी. 90s की जब ये बात है, मैं बहुत ही छोटी सी बच्ची थी. मैं प्राइमरी स्कूल में थी. मुझे नहीं समझ थी, मुझे नहीं पता था कि इसकी अहमियत क्या है बड़े होके. लेकिन अब मुझको समझ में आता है, दिस वॉज अ सिविलाइजेशनल वॉर. वी हैड टू ब्रिंग आवर भगवान जी बैक होम. ही हैड टू गो होम. अब जिस दिन भगवान जी की स्थापना हुई, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं रो रही थी. और मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं रो सकती. देखो, मैं तो कान्हा जी पहनती हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि इतना इमोशन मेरे अंदर राम जी के लिए आएगा कि मैं आंसुओं से रोऊंगी. बट आई फेल्ट लाइक दैट. आई फेल्ट लाइक समथिंग
in my soul is now comforted and it is satisfied and happy because our Bhagwan ji has come home. I don't know how they cannot understand it. Is it because ये foreign gods को पूजने वाले लोगों को हमारी आस्था की कोई अहमियत ही नहीं है? उनकी लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया तो चलो भाई भेड़ चाल में हम चल दिए. Do you think people in the Congress were not happy about Ram Mandir? Sure They were they were. stopped from visiting. So many of them spoke against their party guidelines to speak in favor of Bhagwan Shri Ram. ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस से उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उस दिन कोई आया नहीं? व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? They मेरी wanted to make श्रद्धा, a statement and I think what a stupid statement बट to देन make. मेरी श्रद्धा है ना कि मैं मंदिर कभी भी जाऊँ. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि मैं उसी दिन वहाँ प्रेजेंट नहीं था? आपका दुर्भाग्य है. मैं तो ये बोलूँगी कि इसमें मैं और क्या बोलूँ, आपका दुर्भाग्य है. इतना बड़ा दिन था कि हम तो टीवी स्क्रीन पर देखकर इतने खुश थे. But आई वो बड़ा विश दिन- मुझे मौका मिला होता कि मैं उस दिन अयोध्या श्री में होती, पर मेरे जीवन में वो सौभाग्य नहीं था. आप ये सोचो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मौका दिया गया फिर भी वो नहीं गए. इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? Isn't this appeasement? Why is it appeasement? क्योंकि जहाँ पे आप कहते हैं कांग्रेस को कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उन्होंने कई सालों तक अपीजमेंट किया. Isn't this Hindu appeasement? What do you mean by Hindu appeasement? I didn't understand your question at all and it doesn't make sense to me at all. पहली बात तो आप राम मंदिर को एक रिलीजियस एंगल से देखोगे तो वो गलत होगा. राम जी इस देश के हैं. Sure. इस देश के भी नहीं, इस देश के आसपास के पड़ोसी देशों के भी हैं. दैट इज़ वॉट ही इज़ एंड इट हैज़ बीन अ सिचुएशन वेयर हमारे भगवान के जन्म स्थान को हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया. बिल्कुल. और उसकी फाउंडेशन के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई. किसने बनाई? बाबरी बाबर मस्जिद के जो टाइम पे बनाई ना. बाबर कौन था? मीर बाकी. कौन था वो? मुगल एम्परर का एक सेनापति. He was an invader. He was here to destroy our civilization. किसी civilization को कैसे destroy करा जाता है? Their places of worship are hit at and their religious texts, their education, their libraries are burnt down. Which is exactly what the Mughals did to our country. सोमनाथ, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, इतना सारा डैमेज हमारे देश में करा गया. कितने लाखों मंदिर तोड़े गए और हमारी किताबें जला दी गई. हमारा इतिहास डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिकॉज दे वर इन्वेडर्स. दैट्स हाउ दे फंक्शनड. सो इफ़ वी आर सेइंग दैट जो हमारे भगवान जी का जन्म स्थान था वहाँ उन्हीं का मंदिर होना चाहिए, हम यहाँ गलत हो गए. यहाँ अपीजमेंट की बात आती कहाँ से है? जो सच्चा भारतीय मुस्लिम है वो भी आज खुश है. Sure. आई थिंक सो. मोहम्मद शामी ने कहा था ना किसी एक इंटरव्यू में कि अगर बना है राम मंदिर तो जय श्री राम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल. और क्या प्रॉब्लम है? जय श्री राम बोलने में आपको आपत्ति क्यों है? अगर आपको एक रिलीजन को अपने वोट बैंक को सवार के रखने के लिए अपीज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है. अच्छा, और वोट बैंक तो आप बना लेते हो, लेकिन उस वोट बैंक के लिए आपने कोई काम किया? आप वो पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने ट्रिपल तलाक तक का ऑपोजिशन किया संसद के अंदर. तो आप किसके वेलविशर हो भाई? जिसको वोट बैंक बना के रखा है, अगर आप उसके भी वेलविशर नहीं हो तो आप किसके हो? Sure. जब क्या आप ये मानते हो कि बीजेपी जो है ये हिंदूज की पार्टी है या इंडियंस की पार्टी है? बीजेपी इंडियंस की पार्टी है. नेशन फर्स्ट, But then- स्टॉन्चली, फर्मली, फॉरएवर. नेशन फर्स्ट. नेशन फर्स्ट, श्योर, आई एग्री. शुडंट द पार्टी बी सेक्युलर इज माई क्वेश्चन. क्योंकि जब आपका एक प्राइम बट मिनिस्टर, हु सेड द पार्टी इज नॉट सेक्युलर? सबका जब- साथ सबका विकास But का what मतलब does क्या होता है? secular, what does secular really mean? Secular means कि आपकी सब political, समान है. हाँ, सब समान सेक्युलर है. का मतलब ये है सब समान But है, shouldn't सब the religion, धर्म समान है. shouldn't the religion be kept away from politics? बट who's bringing religion into politics? राम मोदी मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए हमारे पीएम जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? बट क्यों नहीं वो जाएंगे? इंक्लूड करना नहीं हुआ रिलीजन को पॉलिटिक्स मुझे में. एक बात बताओ, हमारे पीएम क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पीएम के नेतृत्व में ये हमने दिन देखा. अगर ये कोई और करवा सकता तो राम मंदिर बहुत पहले बन गया होता, कई सौ साल पहले बन गया होता. नहीं बन पाया ना. कोर्ट केस चल रहा था. उस कोर्ट केस को कितने फ्रिवलेसली ट्रीट कर रही थी ऑपोजिशन पार्टीज. अभी भी पूरी कोशिश करी गई राइट. अड़ंगे लगाने की, ब्लॉक करने की. और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं मोदी जी, वो प्रधानमंत्री हैं.
उनके भी जिन्होंने उनको वोट दिया और उनके भी जिन्होंने वोट नहीं दिया, क्यों नहीं जाएंगे वो? ये मतलब क्या? अच्छा, दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये भक्तों का है, ये हमारी आस्था से बना है। ठीक है, आई एग्री दिस एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट There राम is मंदिर। no money of the government which has Sure. gone into building our grand temple. No money. We are very proud of it. तो किसी और का हक कैसे बनता है हमको ये बताएं, हम किसको इनवाइट कर सकते हैं, हम किसको नहीं इनवाइट कर सकते? आपका क्या लेना देना भाई? बट पीएम का जो पोजीशन होता है, दैट इज क्या PM ऑफिशियल इंसान गवर्नमेंट। नहीं है? ऑफ कोर्स है, एंड उनका पूरा हक है, उनका अगर पूरा आज हक मैं है। एक वकील हूँ तो क्या मैं एक माँ नहीं हूँ? श्योर है। मैं किसी की बेटी हूँ तो क्या मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ या किसी की बहन नहीं हूँ? One person can be many things, and how can you separate like that? You cannot. Of course. Our Prime Minister has been, I think, more or less the only Prime Minister who has proudly worn the fact that he is Hindu on his sleeve, in his heart. Proudly. And I love that. And why not? हम क्यों छुपाए भाई? हमको क्यों ऐसे प्रिटेंड करना है कि हमारा धर्म मैटर नहीं करता? मैटर बहुत करता है। बिल्कुल करता है। पीएम मोदी इज अ फैंटास्टिक पीएम क्योंकि उनका धर्म उनके साथ है। वो उनको शक्ति देता है, वो उनको अच्छा रास्ता दिखाता है। आई थिंक इट्स हिज स्ट्रेंथ, इट्स नॉट अ वीकनेस। व्हाई डू पीपल वांट टू लुक एट इट लाइक इट्स सम काइंड ऑफ अ वीकनेस? एब्सोल्युटली नॉट। बट इन जनरल अगर हम भारत जैसे देश की बात करें जहाँ इतने सारे समुदाय एक साथ रहते हैं, डू यू थिंक, और मैं सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं कह रहा, मैं इन जनरल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक कि रिलीजन और पॉलिटिक्स इन दो चीज़ों को अलग रखना चाहिए? क्योंकि इन्हें मिक्स करके फायदा क्या है? बट रिलीजन और पॉलिटिक्स मेरी पार्टी के लिए अलग है, ठीक है? ये कोई AIMIM नहीं है कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे बनी पॉलिटिकल पार्टी है। ये कोई कांग्रेस नहीं है जो मुस्लिम अपीजमेंट करके अपनी जगह बना रही है। और द सेम आई कैन से फॉर सो मेनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी की जब सरकार बनती है, इस सरकार की किसी भी पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आपका धर्म क्या है। Sure. किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है। आपको किसी पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबके लिए सेम है ना? अबव अ सर्टेन इनकम लाइन आप हो, आपके पास अपनी ज़मीन ना हो, वो बहुत सारी जो बातें हैं वो सेम हैं। कितने लोग इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आप कभी हिसाब लगा कर देखिए। और अगर आप एक ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि मुस्लिम समाज उभर नहीं पा रहा है, तो उनको उभरने किसने नहीं दिया? क्योंकि आज अगर उनको गैस का सिलेंडर मिलता है या पक्की छत मिलती है या इलाज के लिए पैसे मिलते हैं या उनकी बच्ची की शादी के लिए पैसे और सहायता मिलती है, तो ये सब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो किसी एक धर्म विशेष से आते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अ वेरी प्योर मैनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भारत। राइट। मैं तो अपनी ऑडियंस से हमेशा कहता हूँ, स्पेशली जो हमारी मुस्लिम व्यूअर्स है, उनसे कि यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस टू कांग्रेस, क्योंकि आपका जो ग्रोथ था। प्लीज आस्क, क्योंकि मैंने आपसे एक बात पूछी। चलो आप ये बोलते हो कि मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, एक चीज बता दो ना जो आपके लिए करी हो। कुछ भी नहीं किया। एक चीज बताओ, आपके पास है कुछ तो बता दो। मैं तो आपको इतनी सारी चीजें बता सकती हूँ। ट्रिपल तलाक की अगर मैं बात करूँ, दैट इज वन थिंग। बेटर एजुकेशन, did you bother what is being taught in a madrasa? Did you check the syllabus? Are you aware of the fact that a child could be studying a religious text but उसको मैथ और साइंस की नॉलेज शायद नहीं है क्योंकि आपने कभी चेक ही नहीं किया? Why should we not regulate that syllabus? Why should every single child in my country not be armed with the best possible education? क्यों नहीं? आपने देखा ही नहीं कभी, आपको परवाह ही नहीं। महिलाएं कैसी रहती हैं, आपको परवाह ही नहीं। उनको ऐसे तलाक बोल के सड़क पे छोड़ दिया जाता है, आपको परवाह ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात क्यों होती है? वो इसीलिए होती है बिकॉज द वंस हु आर सफरिंग आर वुमेन, एंड द वंस हु आर सफरिंग आर मोस्टली वुमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन विच सेज दैट कांग्रेस उनकी वेलविशर है। तो क्या किया भाई आपके वेलविशर ने? आप मुझे 5 छोड़ो 3 बातें तो बताओ। जब हम इसी बात को अगर हम कंटिन्यू करें। अच्छा हाँ, और मैं एक और कंटिन्यूटी में एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर राम मंदिर बना है तो मस्जिद के लिए बहुत सारी ज़मीन दी गई है। इट्स गोइंग टू बी द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट मस्जिद इन द कंट्री, ब्यूटीफुल एज वेल। या सो व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? इजंट दैट एक्चुअली बीइंग सेक्युलर? श्योर। क्योंकि ये कोई बाबर का कोई लेना देना नहीं था राम जन्मभूमि से, लेकिन उसके बाद भी जब आपको ज़मीन दी गई है उस पर फोकस करो ना।
मैम आपने इतनी सारी बात की, बट देन व्हाई इज देयर नो सिटिंग एमपी हु इज़ अ मुस्लिम इन बीजेपी? और मैं जानता हूँ आपका आंसर क्या रहेगा, कि आप मुझे कहोगे कि जैन्स, पारसीज, इन सब ये भी माइनॉरिटीज़ है, आपने इनके लिए नहीं पूछा। बट देन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, मुस्लिम एमपी क्यों नहीं है? क्या कोई मुस्लिम लीडर नहीं है बीजेपी में, अच्छा, या क्या प्रॉब्लम है कि क्यों एक मुस्लिम एमपी नहीं है? देखो, सबसे पहले तो लेट्स वी ऑलरेडी एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दिस इज़ अ पार्टी जो सबके लिए सब कुछ करना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, विनेबिलिटी इज़ अ बिग फैक्टर, एंड विनेबिलिटी विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन आपके पास कौन से लीडर्स हैं, किस एरिया से आप किसको खड़ा कर सकते हैं। आपकी पार्टी के थ्रू नहीं जीत सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं? हमारी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं। शाहनवाज जी हैं, नकवी जी हैं, क्यों नहीं है हमारी पार्टी में मुस्लिम लीडर्स हैं, ज़फ़र भाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीडर्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल हैं। लेकिन आप आकर हमारे ऊपर कुछ कुछ बातें थोप के जो ये एक अपना एजेंडा वापस चलाना चाहते हो, ये दिखाने के लिए कि भाई कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और भाजपा नहीं है, तो दैट आई डोंट वांट टू यूज़ बैड वर्ड्स, बट ये बेकार की बातें हैं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल एजेंडा को, अपने पर्सनल पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए कोई स्पिन दे रहे हो, वो सच नहीं हो जाता। आप टिकट कितनों को भी बांटो, आपके जीत के कितने आ रहे हैं, मुस्लिम और अदरवाइज, कांग्रेस से पूछो ना आपके जीतते कितने हैं। 10 साल में कितने एमपी बना लिया आपने? ओके मैम, एक चीज़ जो एज अ यंग पर्सन हु इज़ लिविंग इन इंडिया, मेरा हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशंस की जब बात की गई थी, वो शायद सिर्फ 10 सालों के लिए की गई टेम्परेरी थी, राइट। बट देन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्यों रिजर्वेशंस को बढ़ाते ही जा रही है? क्यों इन्हें कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया जाता? क्योंकि आई कम फ्रॉम एन ओपन कैटेगरी, तो मेरे लिए जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा था, इट वॉज सो डिफिकल्ट, एंड ऑफ कोर्स आई नो कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देन मेरी प्रॉब्लम्स तो कोई समझ ही नहीं रहा ना। मैं भी ओपन कैटेगरी से आती हूँ, एंड मेरा ये मानना है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। Sure. बहुत लोग ऐसे घरों से आते हैं जिनको जनरेशनली सप्रेस करा गया है। बहुत लोग ऐसे घरों से आते हैं जिनको लगता है कि ओपन कैटेगरी में तो इतनी कम सीट बची है, मेरा बच्चा अब क्वालिफाई कैसे करेगा। इसको ट्वीक एंड ट्वीन करने की बहुत कोशिश हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि अगर अभी आपने देखा है तो मोदी सरकार ने EWS कैटेगरी के लिए एक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया है कि आप एक अपर कास्ट के हो और अगर EWS में आप आते हो तो आपके लिए भी रिजर्वेशन होगा। EWS is economically weaker section, Yes, right? Okay. yes. So I think slowly and steadily this social engineering will continue to happen, and this social engineering is happening at a very fast pace because we have a well-meaning government. सो जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, क्या आपको क्लियर कट वो एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या हमेशा इस पे वो कास्ट के बेसिस पे हम बातें करते रहेंगे? नहीं, मैं मानती हूँ EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जैसे स्कूलों में होता है ना। मुझे फिर भी एक चीज़ ऐसी लगती है कि जब आप EWS को कंसिडर करोगे, आप उनको एम्पावर करोगे, उनको पढ़ने लिखने का एक मौका दोगे, तो दे हैव अ चांस टू मेक समथिंग ऑफ देयर लाइव्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू फोकस अ लॉट ऑन एजुकेशन। हम कितनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उससे मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, एंड at the same time combined with social engineering we are poised for absolute greatness in the years to come. Okay मैम, एज अ यूथ अगेन मेरा क्वेश्चन है, हमारे PM प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? पर हमारे PM तो डायरेक्टली हमेशा हर बात करते हैं ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है, उसका लॉजिक है कि वी कैन आस्क हिम क्वेश्चन, वी मतलब मीडिया कैन आस्क हिम क्वेश्चंस। Okay, but tell me, every single channel का summit has happened in this particular month. Every single channel our Prime Minister has gone to. He's been asked questions. Right. Tough questions. Please listen to those questions. Our Home Minister has gone. He's been asked questions, tough questions. Listen to that. So ये बस एक बात पकड़ के बैठ जाना कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हमको चाहिए। राहुल गांधी करता है बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। What are you achieving out of that? Tell me, what is the end goal? The end goal is that if you have a question, has the Prime Minister answered it or not? What has the Prime Minister not spoken on? Say a topic. ऐसा कोई इशू नहीं है जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसे इश्यूज पे भी बात करी है जिस पे कभी किसी ने बात नहीं करी थी। जो प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होके सैनिटरी नैपकिन्स की बात कर सकता है, आप उससे पूछ रहे हो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ली?
अरे he talks in a tougher way with the media. He interacts with the people of this country in a tougher way every single day. Every day. And I think it is far better than to be in a stage situation जहाँ पर आप बैठे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, आपके सारे स्टेटमेंट्स इररेलेवेंट होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एप्पल कैसे हैं, आप आंसर दे रहे हैं कि करेला कड़वा है. आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ लीडरशिप दिस कंट्री नीड्स. एंड यू नो हु आई एम पॉइंटिंग एट. Yeah, sure. But then summits में don't you think कि and of course I can say this कि questions शायद पहले से ही मिल जाते होंगे PM को, उनके बारे में वो सोच सकते हैं, whereas in a press conference you don't have that time to think and you are very. No, but I'm asking you this. I'm asking you a question. Take your time. Tell me one topic that the Prime Minister has not spoken on. There is nothing like that. Exactly. And that's what I wanted to say. He's spoken about everything in a very coherent, clear and concise manner. हर विषय पे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही साफ तरीके से अपने सारे विचार हमारे सामने रखे हैं. We've heard him. और उनकी बातें सुनने के बाद हर लॉजिकल इंसान कन्विंस्ड है. कौन कन्विंस्ड नहीं है? दो चार इंडिया अलायंस के लीडर्स जिनको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मत ही लो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी बहुत बची कुची दुनिया में इज्जत होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जवाबों के साथ वो भी नहीं रहेगी. जी मैम, ये क्यों होता है? एंड दिस इज समथिंग जो मैं कल भी जब मैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से बात कर रहा था, आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन. मैं आपको पूछता हूँ कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे लेके जाते हो बीजेपी पे. आज मैं आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं पूछता हूँ आपको एक क्वेश्चन, आप मुझे लेके जाते हैं इंडिया अलायंस पे या कांग्रेस पे. वाई इज दिस समथिंग जो कि एक स्पोक्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है? इफ आई वॉज अ टेनिस प्लेयर, वेयर वुड माई बॉल गो? इन द ऑपोजिट कोर्ट. बस यार. Okay. They are my political opposition. You want to talk politics, I will address them. What do you think बीजेपी की सबसे बड़ी 3 mistakes in the past 10 years क्या रही है? Mistakes. And please don't give me the कांग्रेस आंसर, क्योंकि उन्होंने मैंने जब उनसे पूछा कि कांग्रेस में क्या मिस्टेक्स रही है, उन्होंने मुझे बीजेपी की तरफ पॉइंट किया. आई वांट रियल मिस्टेक्स जो आपको फील होती है एज अ स्पोक्स पर्सन. नहीं, and I will give you a very non-political, Sure. honest answer. वन मिस्टेक समटाइम्स मुझे लगता है एक गलती हमारी पार्टी से कई बार हो जाती है कम्युनिकेशन में. हमारा मन सच्चा है, हमारी नीयत साफ है, शायद हम समझा नहीं पाए ठीक तरीके से कुछ इश्यूज पे, चाहे वो CA का इशू हो. I personally feel आप काफ़ी लेट हो गए वो समझाने में. लेकिन अब समझ गए लोग. Sure. काश वो 2019 में समझ गए होते, 20 में समझ गए होते. बहुत नुकसान हुआ है हमारे देश का CA की प्रोटेस्ट की वजह से. दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ है. कितना हिसाब लगाया गया था? 70,000 करोड़. इट्स अ लॉट ऑफ मनी. बहुत अच्छा काम हो सकता था उस पैसे से. नहीं, दैट वाज आई थिंक किसान प्रोटेस्ट. वील चेक दैट. बट बोथ दीज इशूज़ एक्चुअली, अगर हमारा कम्युनिकेशन हम थोड़ा और बेहतर कर सकें, कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं. CA शायद तब समझ नहीं आया होगा, लोग सड़क पे उतरना चाहते होंगे. आज तो कोई नहीं उतरना चाहता, आज उनको समझ में आ गया. शायद हमने भी सीखा किस विषय पर बेहतर तरीके से अपनी जनता से हमें बात करनी चाहिए, अपनी सोच, पॉलिसी हमें समझानी चाहिए. एंड दैट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. वी लर्न एवरी डे. So that is one. 2 more? That is one. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि किसी इशू पे बोलने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए. जैसे बहुत सारी बातें होती हैं. ऑफ कोर्स द रीजंस कुड बी स्ट्रेटेजिक, बट इतना भी बयान अगर आप ये दे दें कि बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रीज़न हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपसे आके बाद में बात करेंगे. चाइना का इशू हो गया, लद्दाख का इशू हो गया, आप बात करने ही वाले हो. ये सारे इश्यूज ऐसे नहीं हैं जिसके ऊपर बातें नहीं हुई हैं बातें. थोड़ा सा पहले अगर आप बोल दो कि इस समय हम बहुत डिटेल्स नहीं दे सकते क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं कुछ चीज़ों को अंडर रैप्स रखना, लेकिन हम बाद में आपको बताते हैं सब कुछ. आई थिंक इट हेल्प्स. विच इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन जो आपने फर्स्ट पॉइंट में एड्रेस किया. बट आई थिंक कम्युनिकेशन सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अदरवाइज आई थिंक वी आर अ पार्टी विच इज़ गुड एट कोर्स करेक्शन. We are a party which looks for its own flaws. हम अपने आप लिस्ट बनाते हैं भाई,
कि हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कमज़ोर हैं। हम अपने आप लिस्ट बनाते हैं कि हमने अपनी कौन सी पॉलिसी का पेनिट्रेशन एब्सोल्यूट नहीं करा है। Right. हम कैसे सुधार कर सकते हैं, हम कैसे बेटर वर्क कर सकते हैं। क्या 5 साल पहले अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर हम आज से काम चालू कर देते हैं, तो क्या 5 साल बाद कैन वी कन्वर्ट दैट इनटू अ विनिंग सीट, और कैन वी कन्विंस द पीपल दैट वी हैव देयर वेलफेयर इन आवर हार्ट when we approach them for votes? So that ways I think we are very self-analyzing. सो जब हम इन मिस्टेक्स की बात करते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ वन थिंग जो राहुल गांधी को करनी चाहिए टू मेक हिज इमेज बेटर? क्योंकि आज जो पब्लिक, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का इसमें रोल नहीं रहा है, जो उनकी पब्लिक इमेज अब बन गई है उसे स्प्रेड करने में, तो what should he do better? बीजेपी का क्या रोल है? वो ना बोले ऐसी बातें, वो ना बोले, बोलते तो वही हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। He makes the statement. He is the one who creates and stirs up all these controversies. हम react भी ना करें, ऐसे थोड़ी होगा। And I think what Rahul Gandhi can do best is retire. Seriously, he should. Okay. Yeah. Who Make space for others, whether in your party or otherwise in the opposition. कौन है कांग्रेस में ऐसा लीडर who can lead them? I'm sure there are many. But according to All you, these people who have left the Congress party, गांधी परिवार से नाराज होकर ही पार्टी छोड़ी है। शरद पवार ने क्यों पार्टी छोड़ी? ममता बनर्जी ने क्यों पार्टी छोड़ी? क्यों छोड़ी? They've all come from the thought process कि ये परिवार केवल अपना भला कर सकता है, right? देश का भला नहीं होगा। मैं जिन लोगों को रिप्रेजेंट करूं उन लोगों का भला नहीं होगा। They leave. I'm sure there'll be a lot of people. Okay. उन लोगों के यूथ विंग से लेके उन लोगों के मिनिस्टर लेवल तक के लोग जब उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कहाँ वो गलत जा रहे हैं। If BJP comes back to power, BJP is coming back to power. sure, that is your spokesperson answer. When BJP comes back to power. For me, as someone who is interviewing you, if BJP comes back to power. When BJP comes back to power. Okay, if BJP comes back to power, what is going to happen in India? India का next 50 ईयर, आप तो 47, I think so 47 तक की बात करते हो। Yes. विकसित भारत। जी, तो क्या रोड मैप रहेगा? विकसित भारत का जो रोड मैप है, इट इज़ वेरी वेल प्लान्ड। मुझे लगता है दैट हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हमारे लीडर इतने विजनरी हैं। वो दूर का सोच के चलते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उनके किस निर्णय से आज क्या हो रहा है। वो ये देख रहे हैं 5 साल, 10 साल बाद, 50 साल बाद हमारा देश कहाँ होना चाहिए और वहाँ अपने देश को ले जाने के लिए हमें आज क्या क्या करना होगा। तो व्हेन वी ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, वी टॉक अबाउट अ कंट्री जहाँ पर हर एक इंसान को लाइफ की बेसिक्स के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। सबके पास रहने के लिए घर हो, खाने की चिंता ना हो, उसके पास पीने के लिए साफ पानी हो, वो बीमार पड़े तो वो इलाज अपना करा सके, अच्छे सरकारी अस्पताल में करा सके, घर की महिलाओं को, बच्चों को अच्छा पोषण मिले, बिजली इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उसके घर तक पक्की सड़क जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा मिलने के बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ। ये सब चीज़ों के बारे में जब हम एक रोड मैप बनाते हैं, उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। Okay. हम उस रास्ते पे चल गए हैं। अब बस ये देखना है कि हम सब इस महायज्ञ में अपना क्या क्या योगदान दे सकते हैं। व्हाट कैन वी डू? सी अनदर थिंग इज दैट लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट एज वेल। आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा नहीं, बट मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। No, this was my next question. Yeah, okay, so we'll see, I preempted you. So the opposition talks about employment a lot. Unemployment. Employment, creating employment, unemployment. But what is their plan to generate employment in our country? What is BJP's plan? BJP has already been implementing those plans. आपको ऐसा नहीं लगता मैं कभी आपको कभी बताती हूँ how. And I will talk of my plans. Getting in investments, getting in foreign companies, making sure India becomes a factory to the world, making sure that we create a ecosystem where every single craftsman in our countries is in a position to practice his craft. और उसको हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें लाइवलीहुड अर्न करने के तरीके हैं। बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि कुछ पॉलिसीज जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप एक ऐसे चीज़ को प्रमोट कर रहे हो वेर इन पीपल वांट कि घर पे बैठ के सब मिल जाएगा, एंड वहाँ से ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती कि उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा?
क्या मिल रहा है घर पे बैठ के? आज अब जो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम इतने करोड़ लोगों को कहीं पे ये दे रहे हैं, कहीं पे वो दे रहे हैं, जिसे आई वुड से कि इन अ मैनर इट इज़ ऑल्सो अपीजमेंट। तो एक मिनट, पहली बात तो आप एक बात को ये समझो कि खाना तो सबको तो नहीं मिल रहा है ना, बिलो अ सर्टेन इनकम ब्रैकेट ही मिल रहा है। बिलो अ सर्टेन इनकम ब्रैकेट अगर आपके बेसिक्स लाइक राशन आपको मिल रहा है तो आप अपनी इनकम किसी बेटर चीज़ पे स्पेंड करोगे। बट शुडंट दिस बी द गोल ऑफ द गवर्नमेंट कि उनके जो वेजेस है उसे इंक्रीज करने के लिए हम कुछ काम करें इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फ्री फूड? नहीं, वो भी हो रहा है। ओके, फ्री फूड को आप एक बात समझो, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट फ्री फूड, ऑफ कोर्स, and I understand World Food Program has made an observation about India and it had said after COVID कि जो भुखमरी हमारे देश में हो सकती थी ना, वो केवल इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मोदी सरकार ने घर घर तक अनाज पहुंचाया है। कोविड से दुनिया भर की इकोनॉमी हिट हुई है, आर्स इंक्लूडेड। हम जिस पेस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज भी हमारा जीडीपी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये शायद और बेहतर होता अगर कोविड नहीं आ गया होता। तो हम थोड़े समय के लिए अगर इसको और सस्टेन कर लेते हैं तो लोग आ जाएंगे बैक एट पार। दे विल कम बैक टू अ पोजिशन वेयर दे फील कि लॉस्ट वेजेस जो थी या जो उनको लाइफ में सेटबैक हुआ है, दे आर एबल टू मेक अप फॉर इट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट अब हमारी जो स्ट्रगल है जीवन में वो ये नहीं है कि हमें खाने को क्या मिलेगा। अब हमारी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, हम इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो यहाँ है आप उनको यहाँ लेकर आओगे और फिर जो यहाँ है यहाँ से आप और ऊपर जाओगे। श्योर मैम, एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, एंड दिस इज समथिंग जो कि रिसेंटली एक बहुत फेमस यूट्यूबर ने भी रेज किया था पॉइंट, विच वॉज अबाउट डिक्टेटरशिप। आई हैव फ्यू पॉइंट्स एंड यू टेल मी इफ ये डिक्टेटरशिप है या नहीं है। सो मोदी जी जो प्राइमरी स्कूल है उनकी, उसे प्रेरणा स्थल के रूप में अब कन्वर्ट किया जा रहा है, सो दैट पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द कंट्री कैन कम देयर एंड टेक इंस्पिरेशन। देन देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे मोदी जी के नाम के टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे शिव जी के साथ में मोदी जी का आइडल प्लेस्ड है एंड उसकी पूजा की जाती है। देन विश्व गुरु फिलॉसफी जो है वो एस जयशंकर जी कहते हैं कि हम हर यूनिवर्सिटी में सिखाएंगे, एंड ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही है। उसमें अगेन वी कैन ब्रिंग इन द ईडी वाला जो डिबेट था हमारा या सीबीआई वाला डिबेट था, वी कैन ब्रिंग इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। व्हाट इज़ योर आंसर टू दिस थिंग कि भारत में डिक्टेटरशिप आ रही है? डिक्टेटरशिप कैसे आ रही है? क्या हर एक प्रदेश में भाजपा की सरकार है? नहीं है। नहीं है। क्या जो चुनाव हार रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना भाजपा का काम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना अच्छा सपना नहीं है? डिबेटेबल बट अच्छा सपना है। डिबेटेबल क्यों है? मैम, जब आप विश्व गुरु कहते हैं, isn't that problematic? Because Vishwa Guru, the philosophy comes from this insane amount of power कि हमें सबसे ज़्यादा बेटर बनना है, हमें सबके ऊपर राज करना है। Doesn't that mean विश्व गुरु? क्योंकि आप विश्व गुरु का मतलब क्या हुआ फिर? कौन गुरु आपको कहता है कि उनको आपके ऊपर राज करना है? बट इन्फ्लुएंस तो रहता है ना? क्या है? बट इन्फ्लुएंस तो रहता है ना? तो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव तरीके से रहता है। आप उसको इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस देखो। किसी गुरु का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और कोई नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो क्या वो आपका गुरु है? नहीं है। आप अपने धर्म से जुड़े हुए रहेंगे और अगर आप उसी नज़रिए से विश्व गुरु को देखेंगे तो ये तो अच्छा ही अच्छा है। भारत एक ऐसा देश है, जब महामारी फैलती है, बीमारी फैलती है, वो जितना अपने लोगों का ख्याल रखता है उतना ही ये सोचता है कि कोई गरीब देश है, वहाँ पर अगर वैक्सीन नहीं है तो क्या मैं भेज दूँ। कहीं पर भी बाढ़ आती है, भूकंप आता है, भारत सबसे पहले मदद भेजता है। राइट? We are a country, when we rescue our own from Ukraine during the war, we rescue students of our neighboring nations as well. That is what India is. That is what India stands for. And if this is what being a Vishwa Guru means, then I think it is 100% positive thing. There is no way you can give it a negative spin unless you're Rahul Gandhi. एंड देन यू आर सेइंग कि मेरी लड़ाई शक्ति से है, और फिर उसके बाद आप बोलोगे पर असुर शक्ति से। ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। फिर गुरु नेगेटिव होते ही नहीं है। आपकी ही पार्टी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अवधूत वाघ, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज 11th? I don't know that person. I don't know who you're talking about. This is something which I picked up from The Wire. I have no idea who that is. Who is he?
Of this is written in The Wire. Which spokesperson? District spokesperson? I have no clue. They have just written I this. have no idea. I've never heard of the name. And जिसको मैं जानती नहीं, मैं उसके बयान पे क्या comment Sure. करूँ? Because he has mentioned this कि PM मोदी विष्णु जी के 11वें अवतार है. उसका opinion है. Did But the then- party say it? But Did the BJP handle tweet it? Isn't he the official spokesperson? I ma'am? don't know. I'm telling you, I have not heard the name. I don't know what you're asking me. And none of this is admissible in your podcast because Yeah. I don't even know who you're talking Yeah. about. But then एक state spokesperson भी अगर ऐसी चीज कहे, isn't that a big thing? And shouldn't he be fired for that? For what? For saying that he considers somebody who's like God. Yeah, a PM, not somebody, a PM. So he admires the PM. You have a problem with that? मैं बोलती हूँ मेरे पिताजी मेरे भगवान हैं. But वहाँ पे तो मैम वो PM वाला और स्टेटस मैं नहीं आता यही ना. बोलूंगी कल को मैं कुछ भी बन जाऊं जीवन में. But with your father वाला एक वो रिलेशनशिप अलग है. यहाँ पे ये PM है. And you know what? For a prime minister who can inspire an entire nation by just his words, you think he's not a father figure? Of course, he's not father. a family member. Considering him You a know, we father are figure is here. okay. You know, आपको एक बात मालूम है ना, भाजपा में काम करने वाला हर एक कार्यकर्ता वॉलंटियर है. हमें ये काम करने के पैसे नहीं मिलते जी. हैं. हम इसीलिए करते हैं बिकॉज वी आर इंस्पायर्ड बाय द पार्टीज आइडियोलॉजी एंड वी वांट टू वर्क फॉर आवर पीएम. जी. हम ये पॉडकास्ट भी इसीलिए कर रहे हैं कि मेरी कुछ बातें आपके व्यूअर्स तक पहुँचें और हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. जी. We do believe that he is incredible, and if somebody wants to give him a status which is higher than that, why are you commenting on it? Did he tweet it from the BJP handle? No. You know what all the Congress has tweeted from their official handles? Truths and lies alike. Yeah. So let's not get into that. That's a non-debate. See, my position in politics is कि हमें राजनीति का जो लेवल है वो ऊंचा करना है, हमें गिराना नहीं है. और अगर कोई गिरा रहे हैं तो आपका मेरा टाइम भी लिमिटेड है, आपकी मेरी एनर्जी भी लिमिटेड है. लेट्स इन्वेस्ट इट ऑन पॉजिटिव एजेंडाज एंड पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस. Right. जिसने कोई गलती करी कोई बात नहीं, वो भी सीख जाएगा. Do you think BJP, मतलब this would be my last question, I promise you. नुपुर शर्मा के टाइम जो चीज़ हुई, do you think BJP somewhere failed at that incident? What has BJP failed at? Not protecting her. जब उन्हें एक नेशन उन्हें थ्रेटन कर रहा है, isn't it parties responsibility कि उन्हें प्रोटेक्ट करें? नुपुर शर्मा का ऐसा है कि it's not being done at parity. Okay. There are people who have said terrible things, like DM के leaders most recently. आप डेंगू मलेरिया वायरस बोलोगे हमारे धर्म को, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा. Nobody is calling out for your blood. Yeah. किसी का सर तन से जुदा नहीं हो No, रहा. so मेरा किसी को चौक पे फांसी लगाने की थ्रेट्स नहीं आ रही हैं. They say things and they get away with it. बट मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि जो भी स्टेटमेंट उन्होंने किया वो गलत किया, क्योंकि वो तो एक्यूरेट स्टेटमेंट था. Accurate statement था. माय थिंग इज कि ये, बीजेपी ने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया उन्हें. You have to look at the larger geopolitical picture. Sure, I understand that. And Yeah. there were implications of a statement in nations which we have built good Yeah. diplomatic relations with, and at a level which we had never achieved before. We had achieved that. Sure. Okay. Ma'am, thank you so much ये podcast करने के लिए. Thank you very I much might for have having sounded very anti BJP in this podcast. मैं अपनी true ideology यहाँ किसी को नहीं बताऊंगा, but then it is my job कि मैं आपको cross question करूँ, and I promise you कि ये same चीज़ मैं I कांग्रेस के साथ भी definitely करता हूँ. sounded very pro BJP in your podcast. You are but that BJP was my spokesperson. intention. that is your job, ma'am. And I think so you do that job ऐसे आप करते हो कि आपकी life है वो. Absolutely. Yeah. And it has I- to be like that. Yeah. And I It would is- say. See, work has to be fun. Work has to be something that you look forward to every Sure. single day. Sure. I love what I do. Yeah. I feel that I am blessed. I am in a position to contribute to my country, to my party. I enjoy my life every single day Yeah. at work. मैम यू मतलब जितनी भी अभी हमने बात की, यू मेड पॉलिटिक्स वेरी सिंपल, यू मेड इट बिलीवेबल फॉर मी कि यहाँ पे एक नया बच्चा आके भी कुछ कर सकता है, विच वॉज माई नोशन की पॉलिटिक्स में यार मतलब व्हाट कैन द यूथ डू टुडे, बट देन यू चेंज दैट नोशन फॉर मी. So एंड there's lots to do and it's a lot of fun. Yeah. Come, I'll take you for campaigning. श्योर, बी माई मेंटोर. श्योर. ओके, थैंक यू. Absolutely. थैंक यू सो मच मैम ये पॉडकास्ट you करने के very लिए. आई हैड much. फन. थैंक यू. Thank you.